इस वीडियो में यार हम लोग अपने टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज करने वाले हैं, जिसमें मैं पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके मैक्सिमम चांस हैं नीट में आने के, ठीक ना। और मेरी पूरी गारंटी है, फिर से मैं बता दूं यार, कि अगर तुम इन क्वेश्चंस को कर लोगे जो मैं टॉप 1000 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ भाई, मिनिमम 120 प्लस स्कोर कर लोगे मिनिमम। तुम इसको करके 130, 140, 150 तक भी जा सकते हो, 140, 150 तक भी जा सकते हो, लेकिन मिनिमम इतना तुम कर लोगे। ये जो टॉप में क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये मैं कोई ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 2025 के बच्चों के लिए कराया था केवल टॉप 409 क्वेश्चंस, और उस टॉप 409 क्वेश्चन में से भैया आया था 32 क्वेश्चंस, ठीक है ना। इन सब का प्रूफ का वीडियो यार यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मन करे देख लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मन करे तो अपना टाइम वेस्ट करना होगा, बाकी मैंने बता ही दिया अगर मेरे पे ट्रस्ट होगा तो यार ये जो सीरीज चल रही है ये पेड है और ज़्यादा महंगा नहीं है भाई, ठीक है। 409 रुपया, सॉरी 499 रुपये, 409 नहीं 499 रुपया है। इसको जिसे भी ज्वाइन करना होगा मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना 9118922832, ओके। और ये मैं जो सिलेबस करा रहा हूँ, जो टॉप क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इसका वीडियो लगभग 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में एक वीडियो आ जाता है। और ये सिलेबस मैं जनवरी तक मैक्सिमम या उससे पहले ही खत्म कर दूंगा। बहुत बच्चे बोले थे कि भैया दिसंबर तक खत्म कर दो, यार कोई मतलब नहीं है इतना जल्दी खत्म करने का, जनवरी तक मैं आराम से खत्म कर दूंगा। और इसको अच्छे से तैयार कर लो यार, जिसका बड़ा गेन नहीं है कि यार, जिसका बड़ा टारगेट नहीं है कि मुझे 180 में 180 लाना है या 160 लाना है, 170 लाना है, तो वो उसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक ना। क्योंकि लास्ट में तुमको यही प्रॉब्लम होगा कि यार हमको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए जिसको मैं तैयार कर लूँ, और वो नीट में मतलब सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आ जाए। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोलूँ, एग्जैक्ट भी मिलेगा, एग्जैक्ट भी मिला था। इस 409 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन थे जो लगभग सब कुछ सेम था, ठीक ना। तो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसमें भी ऐसे ही कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन होंगे लगभग जो सेम होंगे, लगभग सेम होंगे। मैं नहीं बोल रहा एकदम से सब कुछ सेम होगा, लेकिन लगभग सेम होंगे। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट जो मैंने करा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन का सिमिलर टाइप का तुमको लगभग हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा, और तुम उससे मिनिमम 130, 140 तो मिनिमम 120 स्कोर कर लोगे, बाकी 130, 140 भी चले जाओगे अगर पेपर बहुत टफ नहीं बना तो, ओके। तो यार चलो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। इस चैप्टर में जो मेरा पीरियोडिक टेबल का चैप्टर है, इसमें मैं टोटल जो क्वेश्चंस लिया हूँ 40 ही क्वेश्चन है, ठीक ना, जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे हैं। तो ये क्वेश्चन से यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ये पूरा ऐसे मैंने कराया है, ओके। और ऐसा नहीं, ये जो क्वेश्चन है मैंने 3-4 जगह से लिया है। हमारा जो NCERT होता है उसके बैक के जो क्वेश्चन होते हैं MCQ टाइप के, उसको मैंने लिया है, और PYQ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने लिया है, और NCERT मास्टर द NCERT और NCERT एग्जाम्पलर, ये 4 सोर्स मैंने पकड़े हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं वो लिया हूँ। और उसको मैंने NCERT में कहाँ पे चीज़ें क्या दी हुई है उसको लेके अच्छे से एक्सप्लेन किया है। केवल मैं क्वेश्चन से नहीं करा रहा हूँ इस 499 रुपये, मगर मैं पैसा इतना ले रहा हूँ तो तुमको बहुत अच्छा चीज़ दे रहा हूँ, ठीक ना। तो यार चलो शुरू करते हैं, अपना क्वेश्चन करते हैं। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है, मैच द ऑक्साइड गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विथ इट्स प्रॉपर्टी गिवन इन कॉलम सेकेंड। अब यहाँ पे मैच कराना है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन से प्रेजेंट टाइम पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बताओ कौन न्यूट्रल है, कौन बेसिक है, कौन एसिडिक है, कौन एम्फोटेरिक है, ओके। तो देखो पहले कुछ मैं तुमको एम्फोटेरिक का ट्रिक बता देता हूँ कि कौन कौन चीज़ें एम्फोटेरिक हो सकती है, ओके। तो कोई अगर एलिमेंट है, जैसे मैग्नीज है, गैलियम है, क्रोमियम है, एंटीमनी है, हाँ एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, टिन हो गया, सिलिकॉन हो गया, बेरिलियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया। इन सब के जो ऑक्साइड होते हैं भैया और हाइड्रोक्साइड, ये कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, याद कर लेना। ऐसे पूछ लेता है बताओ कौन एम्फोटेरिक हो सकता है, तो ये जितने भी यहाँ पे एलिमेंट लिखे हुए हैं ना, इन सब का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो देखो ट्रिक मैंने क्या बनाया है कि मन गाया करो सब आसान आसन सी बाकी बचे अल्लाह जान ले। तो ये ट्रिक था यार, इस ट्रिक से तुम याद कर सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे कैसे पहचानोगे कि एम्फोटेरिक है कि एसिडिक है कि बेसिक है। तो ये एक ट्रिक था, याद कर लेना। अब न्यूट्रल कुछ ऑक्साइड होते हैं, उनको देख लो। न्यूट्रल ऑक्साइड तो न्यूट्रल ऑक्साइड में कौन कौन आते हैं, तो न्यूट्रल ऑक्साइड में कौन होते हैं, यही इतने हैं, ये इतने हैं जो न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। एक लाइन याद कर लेना, एक लाइन क्या 2-3 लाइन में बोलता हूँ। देखो सबसे पहली बात क्या,
कोई अगर मेटल है, मोस्टली जो मेटल होते हैं, मोस्टली जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। आप कहोगे कि भैया ये भी तो मेटल है, मैग्नीज, गैलियम, क्रोमियम, इसलिए मोस्टली बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ कि इन एलिमेंट्स को याद कर लेना। इन एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे, ठीक ना। मोस्टली जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नहीं यार, सॉरी, बेसिक होते हैं। यहाँ पे बेसिक लिखना था, बेसिक होते हैं, बेसिक होते हैं, ओके। जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड, किसके मैं बोल रहा हूँ, नॉन मेटल, समझ गए ना, नॉन मेटल कौन कौन होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, अब नाइट्रोजन जो हमारा है, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, ये भी नाइट्रोजन है, कार्बन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, नॉन मेटल ही तो है, लेकिन इनका जो ऑक्साइड है कैसा है, न्यूट्रल है। तो ये एक्सेप्शन में आते हैं, ठीक ना, ये एक्सेप्शन में आते हैं। तो ये हो गए नॉन मेटल के ऑक्साइड जो न्यूट्रल है। मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड वो एसिडिक होते हैं, ओके। बाकी एम्फोटेरिक का मैंने तुम्हें बता ही दिया। अब देखो बताओ, सोडियम, सोडियम क्या हमारा है, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब एस ब्लॉक का एलिमेंट है। उसके जो ऑक्साइड होते हैं, हॉट ऑक्साइड होते हैं, वो कैसे होंगे, बेसिक होंगे, क्योंकि सोडियम क्या है, एक मेटल है, ओके। तो इसका कहाँ पे जाएगा, इस पे जाएगा। अब एल्युमिनियम का ऑक्साइड, अभी हम लोग पढ़ा, जो एल्युमिनियम होता है इसका ऑक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड कैसा होता है, तो एम्फोटेरिक पे ले जाओ। और देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए था। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, लेकिन वो कौन सा है, N2O है। अगर कहीं NO2 होता, अगर कहीं NO2 होता तब एसिडिक बोल देते, लेकिन यहाँ पे N2 और NO ये कैसे होते हैं हमारे भैया, न्यूट्रल होते हैं, तो न्यूट्रल लिख दो। और Cl2O7 क्लोरीन क्या एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक होता है। अब मैं चला दूँ, तो ये ट्रिक था, ऐसे करना था, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं था। अब मिला दो, देखो पहले का फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी हमारा कहाँ पे, यहाँ पे भी हो सकता है सही, यहाँ पे भी सही हो सकता है। उसके बाद सेकंड का हमारा डी, यहाँ पे भी डी दिया है बस, तो इसमें दिया ही नहीं है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा भैया वो कौन सा हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, ओके। बस इस तरीके से करना था। और यार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा और देख लो। अगर डी ब्लॉक की हम लोग बात करें, तो इन केस ऑफ डी ब्लॉक अगर हम लोग बात करें यार, उसी क्वेश्चन में जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग देखेंगे। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे, और ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोग रिडॉक्स पढ़ ही चुके हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देख के भी हम लोग बताएंगे कि कैसा है। देखो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेके +3 तक आ रहा है तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कैसा होगा, बेसिक होगा। एग्जाम्पल जैसे FeO हो गया, ठीक ना। अगर वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो मान चलो एम्फोटेरिक होगा, जैसे EmNO2 है। और अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई आ रहा है तो कैसा होता है, एसिडिक होता है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे। अब देखो ये दोनों है, जिंक और क्रोमियम। जिंक और क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, यहाँ पे देखो जिंक का 2 है, ठीक है ना, यहाँ पे क्रोमियम का देखो 3 है, तो इससे कैसा होना चाहिए था, बेसिक होना चाहिए था, क्योंकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। अभी हम लोग पढ़ के आए ना, जिंक का जो होता है, जिंक के ऑक्साइड और क्रोमियम का हम लोग पढ़े ही हैं, इनका ऑक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो यहाँ पे भी बता दिया हूँ, ठीक है, तो इतना याद कर लेना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका हम लोग पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। कह रहा है कि मैच द कॉलम 1 with column second and choose the correct option using the code given below। हमको कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाना है और फिर आंसर करना है, ओके। तो देखो IPSC नेमिंग है, तो पहले हम थोड़ा सा IPSC नेमिंग जान लेते हैं कैसे करते हैं। तो देखो IPSC नेमिंग करने के लिए पहले तुमको तो गिनती आना चाहिए कि अगर 0 है कहीं पे लिखा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नील बोलते हैं। और उसका एब्रीवेशन फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, हमारा EN होता है। इसी तरीके से 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, अन बोलते हैं, यहाँ पे U हो जाएगा। 2 को बाई बोलते हैं, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, और 8 को ऑक्ट बोलते हैं, और 9 को इन बोलते हैं। ये याद कर लो। अब देखो यहाँ पे तुम बोलोगे भैया यहाँ पे ट्राई था तो 4 को हम लोग टेट्रा क्यों नहीं बोले, बोल सकते थे ना। यहाँ पे हेक्स है और यहाँ पे 7 है तो हेप्ट, यहाँ पे हेप्ट बोल सकते थे, लेकिन सेप्ट बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे जो एब्रीवेशन फॉर्म लिखा गया है, जो पहला वर्ड है वही लिखा जाता है,
ठीक है ना। यहाँ पे बी था तो बी हो गया, ट्राई पे टी हो गया, यहाँ पे टेट्रा अगर लिखते तो टी हो जाता ना, एब्रीविएशन फॉर्म दोनों का सेम हो जाता। तो फिर आईपीएससी नेमिंग कैसे करते, क्योंकि इसी को लेकर के ही हम लोग आईपीएससी नेमिंग करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे 0 है और 1 है, तो यहाँ पे यू क्या लिखा है, 1 का तो यू लिख दिया है, देखो यू लिखा है। यहाँ पे 0 था इसलिए एन लिख दिया है, नील। फिर 1 है इसलिए यू मतलब 1। तो यही यूज करके हम लोग क्या लिखते हैं कि ये साइन सिंबल बनता है, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे इसलिए टेट्रा नहीं लिया है, यहाँ पे हेप्ट नहीं लिया है। ओके, क्यों नहीं लिया बता दिया। अब ये तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। अब देखो आईपीएससी नेमिंग इसका करना था ना 109 का, और लास्ट में IUM लगा देना। सबका गिनती पता कर लो और लास्ट में IUM लगा दो, IUM बस। अब देखो 109 का अगर हमको करना हो तो 1 को हम लोग कैसे लिखते हैं, अन लिखते हैं ना, अन। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अन। 0 को नील, और 9 को क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। 9 को इन, देखो ENN इन, और IUM तो अन नील इनियम, अन देखो अन नील होना चाहिए था, अन नील इनियम। देखो यहाँ पे अन नील इनियम, तो पहले का दूसरा हो जाएगा। तो पहले का दूसरा कहाँ पे है, पहले का दूसरा यहाँ पे दिया है और इसमें दिया है। ओके, अब देखो बी का सेम है तो बी को हम लोग नहीं करेंगे। देखो तुमको मैं क्वेश्चन लगाने का तरीका भी बता रहा हूँ, कैसे एग्जाम में करो थोड़ा जल्दी हो जाए और टाइम तुम्हारा बचे। तो हम लोग इसको नहीं करेंगे। अब देखेंगे सी का डिफरेंट है और डी का डिफरेंट, तो सी देख लेते हैं। सी कौन सा हमारा, ये वाला ऑप्शन है। मान लो सी अगर टफ होता, अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता, ये तो आसान है, हम लोग कर ले जाएंगे। अगर टफ होते तो हम लोग किसको देख लेते, डी को देखते। चलो सी को देखते हैं, लेकिन हम लोग सी कितना 115 है, तो 115 है तो हम लोग क्या करेंगे इसको, 115 मतलब क्या, अन अन, और 5 को मतलब क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। अन अन पेंट और IUM, तो अन अन पेंट IUM, तो 115 का कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी का 3 दिया है, तो ये तो गलत हो गया। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ओके, ऐसे ही करना होता है और कुछ नहीं। अब एक चीज और याद कर लेना भैया, सबसे जो टफ चीजें पूछी गई थी एक बार 2020 या 19 में आया था, क्या बोल दिया था, जो 101 है, जो 101 एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेंडलीवियम बोलते हैं। जो 102 है उसको क्या बोलते हैं, नोबिलियम बोलते हैं। जो 103 है उसको लॉरेंशियम बोलते हैं, ठीक ना। ये तुमको याद करना पड़ेगा 118 तक। इसका मेरे पास ट्रिक है, पूरे पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करते हैं ये मेरे पास ट्रिक है। अगर तुम लोग बोलोगे तो हर एक एलिमेंट का मैं ट्रिक बता दूंगा और तुमको याद भी हो जाएगा। शायद 15-20 मिनट मुझे वीडियो लगाने में लगेगा, लेकिन ये मैं वीडियो तभी बनाऊंगा यार जब कम से कम 50 कमेंट आएगा तो, ठीक ना। और इतना अच्छा ट्रिक बताऊंगा, 15-20 मिनट का ही पूरा पीरियोडिक टेबल तुम उसको तैयार कर लोगे, उसका एटॉमिक नंबर तुमको तैयार हो जाएगा अच्छे से। ओके, लेकिन ये जब 50 कमेंट आएगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि भाई टाइम लगता है हर एक चीज बताने में, ठीक ना। तो 50 कमेंट अगर आ गया भैया हाँ बता दो, तो फिर मैं बता दूंगा। ओके, अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है तीसरे क्वेश्चन में हमको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है और करेक्ट आंसर बताना है। ओके, तो बोल रहा है कि फर्स्ट पीरियड जो होता है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड में लेंथेनॉइड में होते हैं कितने एलिमेंट, एक्टिनॉइड में कितने एलिमेंट होते हैं। अब देखो, अब तुम बोलोगे कि भैया हमारा जो लेंथेनॉइड होता है और एक्टिनॉइड ये क्या है, तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो होते हैं यार इन्हें बोलते हैं हम लोग ये ब्लॉक एलिमेंट। लेंथेनॉइड ये है और हमारा ये एक्टिनॉइड है, हमारा लेंथेनॉइड हो गया और एक्टिनॉइड। तो जो लेंथेनॉइड सीरीज जो होते हैं ये या ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी या ब्लॉक एलिमेंट है, और दोनों में टोटल गिन लो 14 एलिमेंट है, 14 एलिमेंट है, तो दोनों में 14 एलिमेंट होता है, ठीक ना। चाहे हमारा लेंथेनॉइड हो चाहे एक्टिनॉइड हो, तो हमारा इसका भी क्या हो जाएगा 14 और इसका भी 14 हो जाएगा। तो मतलब सी और डी का 1 होगा। सी और डी का कहाँ पे 1 है, यहीं पे देखो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे सी का भी 1 है और डी का भी 1 है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। लेकिन बाकी भी आंसर देख लेते हैं। अब बताओ जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट है बताओ, दिमाग में सोच पाओगे तुम, वही है पीरियोडिक टेबल अच्छे से तैयार होना चाहिए। अभी देखो इतना क्वेश्चन आएगा तुमको, पीरियोडिक टेबल यार अच्छे से तैयार होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, किसका एटॉमिक नंबर क्या है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीरियोडिक टेबल तैयार होना, ठीक है। तभी उसका तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे। चलो देखते हैं फर्स्ट पीरियड। अब देख लो यहाँ पे थोड़ा दिमाग में रहेगा तुम्हारे,
तो यहाँ पे क्या होता है हमारा हाइड्रोजन, और यही हमारा होता है फर्स्ट पीरियड। तो हाइड्रोजन है और यहाँ पे हीलियम है। तो फर्स्ट पीरियड में केवल ये हमारा फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, हाँ इसको पीरियड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप। ये सीधा सीधा क्या है, ग्रुप है। ये हॉरिजॉन्टल जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट पीरियड में भैया 2 एलिमेंट होते हैं। सेकेंड पीरियड में कितना होता है, सेकेंड पीरियड में देख लो, सेकेंड पीरियड में 8 होता है, 2 हो गया यहाँ पे और बाकी 6 इधर। तो सेकेंड पीरियड में 8 होता है। थर्ड पीरियड में कितना होता है, 8 ही होता है। देख लो थर्ड पीरियड में 8 होता है। फोर्थ पीरियड में कितना होता है, याद करो, फोर्थ पीरियड में 18 है। फोर्थ पीरियड यही तो है, 18 है। फिफ्थ पीरियड में कितना है, फिफ्थ पीरियड में 18 है। सिक्स पीरियड में कितना एलिमेंट होता है, 32 होता है। तुम कहोगे भैया हमको तो केवल 18 ही तो दिख रहा है, भाई 14 ये भी है। ये कौन सा पीरियड है बताओ, ये 6th पीरियड है। इसे क्या बोलते हैं, 6th पीरियड। इसे कौन सा पीरियड बोलते हैं, 7th पीरियड। तो ये भी 7th पीरियड है। 7th पीरियड में यहाँ पे देखो 18 यहाँ पे है, 14 यहाँ पे भी है। तो अगर पूछे कोई लेंथेनॉइड किस पीरियड का एलिमेंट है, तो 6th पीरियड का एलिमेंट है, 6th पीरियड का एलिमेंट है। एक्टिनॉइड किस पीरियड के, जो एक्टिनॉइड्स होते हैं किस पीरियड के एलिमेंट है, 7th पीरियड के। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इसमें से तुमको कोई एलिमेंट देगा, जैसे गैडोलिनियम, तो बोल देगा बताओ किस पीरियड का एलिमेंट है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये सब चीज़ें अभी देखो तुमको जब पीरियोडिक टेबल अच्छे से तैयार रहेगा तब बता पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर 50 लोग कमेंट किए तो मैं बना के दे दूंगा। और यार वो वीडियो शायद मैक्सिमम 25 से 30 मिनट का होगा, तुम्हारा पीरियोडिक टेबल इतना अच्छे से तैयार हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल मतलब चैप्टर नहीं, ये पीरियोडिक टेबल, ये कि हर एक चीज़ तुम अच्छे से बता पाओगे। ओके, तो इसलिए 50 कमेंट आने चाहिए। अब देखो ये हो गया हमारा, तो देख लो बता दो थर्ड पीरियड जो होगा हमारा उसमें कितना एलिमेंट होगा, 8 होगा थर्ड पीरियड में। ओके, आंसर तो बता ही दिया कौन है। कुछ चीज़ें अपना देख लेना कि जो हम लोग का बांटा गया जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है और एफ ब्लॉक, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, कैसा होता है देख लो। ये याद कर लो, डायरेक्ट पूछ लेता है एस ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कैसा होता है, यानी एस 1 से 2, पी के लिए इतना होता है, डी के लिए कौन सा होता है ये होता है, और एफ के लिए ये होता है। ये तुम्हें याद होना चाहिए। तो देखो ये हमारा पूरा एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये दोनों, ये हमारा पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए, ये हमारा जो दोनों है एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, और ये इतने एलिमेंट हमारे पी ब्लॉक के हैं। ओके, अब देखो याद कर लो 3D जो सीरीज होते हैं एलिमेंट, 3D जो सीरीज होता है एलिमेंट वो कहाँ से कहाँ तक एटॉमिक नंबर वाले होते हैं, 21 से 30 वाले होते हैं। देखो ये हमारा 3D सीरीज है ना, 3D सीरीज यही तो है, ये 3D सीरीज है, 4D है, 5D है, 6D है। तो 3D में देखो 21 से लेकर के 30 तक, 4D में 39 से लेकर के 48 तक, 5D में 57 से लेकर के यहाँ पे 80 तक नहीं। अब यहाँ पे तुमको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक बार 57 है, फिर 72 से शुरू हुआ है और 80 तक गया है, ठीक नहीं, दिमाग में रखना रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो 89 है, फिर 104 से लेकर के 112 तक है। तो इस तरीके से पूछ लेता है यार, ये सबका बहुत ट्रिक है मेरे पास। अब तुम लोग बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर रहेगा, ठीक है ना। चलो तो यही सब देखो। अब 4F में पूछ लेता, बताओ जो 4F सीरीज है वो कहाँ से कहाँ तक का है, तो 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट 4F सीरीज में आते हैं। इसी तरीके से 5F में कौन से एलिमेंट आते हैं, तो 90 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट आते हैं 5F सीरीज में। 5F सीरीज मतलब क्या, एक्टिनॉइड, इसे बोलते हैं 6th पीरियड, या इसे बोलते हैं 4F सीरीज, इसको बोलते हैं 7th पीरियड, या इसे बोलते हैं 5F सीरीज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो अभी मैंने ऊपर बताया। अब देखो बोल रहा है कि जो इनर्ट गैसेज होते हैं, मतलब पी ब्लॉक के लिए पूछ रहा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। कह रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए, मतलब डी ब्लॉक के लिए पूछ रहा है। हाँ, बोला इनर्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। इनर्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट किसको बोलते हैं, यह ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं। ये किसके लिए है, पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, ये डी ब्लॉक के लिए पूछ रहा है, और ये एफ ब्लॉक के लिए पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो देखो सबका यहाँ पे लिखा हुआ है। पी ब्लॉक के लिए हम लोग जानते हैं, पी ब्लॉक के लिए कौन होता है, NH2 और NP ये होता है। तो देखो इनर्ट गैसेज के लिए हमारा हो गया ये, एक का सेकंड हो जाएगा। एक का सेकंड कहाँ पे, यहाँ पे ये थर्ड दिया है सेकंड, तो ये सही हो सकता है और ये सही हो सकता है। ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के लिए हम लोग जानते हैं डी ब्लॉक में देखो n-1D 1 to 10 होता है, और ये 0 से 2 होता है। यहाँ पे 1 से 2 दिखाया, तो ऑप्शन जिस हिसाब से थोड़ा सा रहेगा उसी हिसाब से करोगे, तो ये हमारा सही हो गया। इनर्ट ट्रांजिशन याद कर लेना, ऑप्शन ऐसे भी आता है, ठीक है ना। ये 0 से 2 भी सही है, ये भी सही है। अब किस हिसाब से आएगा उसके हिसाब से करोगे, ज़्यादा सही ये वाले हैं।
इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में देख लो तो हमारे ये सही हो जाएगा सी का थर्ड। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आंसर मार दो भैया बी, ठीक है, सी का थर्ड। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन वही जो मैं बोल रहा था 5 नंबर का, कह रहे हैं कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है। अब बोल रहे हैं जो 3D सीरीज एलिमेंट है, 4D सीरीज एलिमेंट 5F किसे बोलते हैं, और सॉरी 4F और 5F इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। अब देखो 3D सीरीज एलिमेंट में कौन आता है, जिंक आता है। 21 से लेकर के 30 तक, 21 से लेकर 30 तक कहाँ पे आते हैं, 3D सीरीज में आते हैं, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। 4D सीरीज में कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 39 से लेकर के 48 तक इटरबियम आता है। 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, ये हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और ये 6 पीरियड है, ये 7th पीरियड है। कहाँ से कहाँ तक, 58 से लेकर के 71 तक, तो सीरियम हो गया। 5F इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट देखो 89 से लेकर 103 तक आता है, तो ये हो गया। मिला लो अब सबको, हमारा ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड लगा दो, ए का थर्ड ये भी सही हो सकता है और ये भी हो सकता है। बी का 4 भी दिया, चलो ठीक है। सी का हमारा कौन सही है, सी का हमारा फर्स्ट सही है, तो सी का हमारा फर्स्ट मतलब ये सही है, डी वाला सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, हमारा डी हो जाएगा। ओके इस तरीके से करना था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से आता है। तो पूछ रहा है ना कि 52 जिसका एटॉमिक नंबर है, बताओ वो किस ब्लॉक का हो सकता है। 56 वाला कहाँ हो सकता है, 57 वाला और 60 वाला। ये कैसे बता पाओगे, कैसे बता पाओगे, जब तुमको यार पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से तैयार होगा तब बता पाओगे, ऐसे नहीं बता पाओगे ना। बताओ अब हम लोग जानते हैं देखो कि 58 से देखो कहाँ गया, 58 से लेकर के 71 तक, अगर किसी का एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक है, वो 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का एलिमेंट है। तो 58 से लेकर के कहाँ तक बता रहा है यहाँ पे 71, तो बताओ 60 उसी के बीच में तो आ रहा है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा बताओ, ये चला जाएगा हमारे एफ ब्लॉक के लिए। तो डी का 4 हो गया, बताओ डी का 4 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और सी का 3 है, मतलब सी का ये 3 है, तो इसके लिए हमको चेक ही नहीं करना है, सी का 3 हो गया। अब हमको चेक करना है 52 और 56 चेक करना है, ठीक ना। अब आओ पीरियड टेबल में 52 कहीं दिख रहा है तुमको, 52 ये है, 56 यहाँ पे है, ठीक है ये है। अब कैसे याद करोगे यार 56 कहाँ पे हो सकता था, अगर मुझे सोचना होता तो मैं सोचता कि देखो जो ट्रिक है मेरे पास, मैं क्या सोचता कि पहले मैं पकड़ता किसी एलिमेंट को, ये वाला शुरू वाले सबके ये याद करने पड़ेंगे तुमको कि 1 होता है, 3 होता है, 11 होता है, 19 होता है, 37, 55, 87, ये दिमाग में रखना होता है और याद भी करना होता है। जैसे इधर का याद करना होगा, जैसे 2 होता है, 8 होता है, 18 होता है, फिर 18 के बाद हमारा 36 होता है, 36 के बाद 54 होता है, 54 के बाद 86 होता है। अब देखो 54 के बाद जो आएगा क्या है, 54 के बाद 55 और 56, 55 और 56 मैं पकड़ लेता कहाँ पे है, 56 कौन है, 56 मतलब यस ब्लॉक। ये तब यही याद करना पड़ेगा, और इसका ट्रिक है, फिर से बोल रहा हूँ कि कमेंट कर दोगे तो मैं फिर बना दूंगा। तो 56 हमारा है, 54 के बाद 56 कहाँ पे गया है, यस ब्लॉक में, 52 पी ब्लॉक में। तो ए का हमारा सेकंड हो गया, ए का हमारा सेकंड हो गया, बी का हमारा फर्स्ट हो गया। तो हमारा 6 का कौन सा हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, और इस तरह का क्वेश्चन अभी इस बार आया था नीट में, इसी तरीके का सेम क्वेश्चन आया था, कहाँ पे नीट में भैया आया था, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था, कह रहा है कि बताओ इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हम लोग किसे बोलते हैं। कह रहा है कि यस और पी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, और बोल रहा है कि एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड कौन हो सकता है। अब देखो इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट किसको बोलते हैं, या ब्लॉक एलिमेंट को। तो ए का हमारा सेकंड हो गया, ए का सेकंड यहाँ पे दिया है और यहाँ पे, तो मतलब ए भी सही हो सकता है और ए भी सही हो सकता है। यस और पी ब्लॉक को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, यस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब बताओ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसे बोलते हैं, जो मेन ग्रुप एलिमेंट होता है, ठीक ना। अगर घर का मालिक को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना कि घर के मालिक चाहे बोलो चाहे मेन इंसान बोल दो या उसी बोल दो, रिप्रेजेंटेटिव है हमारे घर के। तो यस जो ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये जो ब्लॉक का एलिमेंट है ना, इस ब्लॉक का, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, ये मालिक हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि यस और पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं, मतलब बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो बी का फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। और सी का मतलब ये एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, वो किसे बोलते हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट को क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट। ये याद कर लेना, सब इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक ना।
ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड कौन है? यही वाले, ये वाले एलिमेंट को क्या बोलता है? टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये हमारे कौन से एलिमेंट हैं भैया? टिपिकल एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट अगर पूछ ले कि टिपिकल एलिमेंट कौन है, तो इसी में से याद कर लेना, जो थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं ये वाले, वो टिपिकल एलिमेंट है। तुमको एग्जांपल दे देगा, तुमको बताना होगा। जैसे अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था नीट 2025 में, इस बार क्वेश्चन क्या आया था बताओ? कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया था और बस फिर पूछ लिया था बताओ इसमें से कौन से मेन ग्रुप एलिमेंट है। मेन ग्रुप एलिमेंट मतलब भैया क्या बताओ? मेन ग्रुप एलिमेंट मतलब कौन से एलिमेंट? पी ब्लॉक के एलिमेंट और एस ब्लॉक। मेन ग्रुप एलिमेंट मतलब क्या? यहाँ पे क्या लिखोगे? एस प्लस पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होंगे वही मेन ग्रुप एलिमेंट होंगे। अब पहचानना होगा कि ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये किस ब्लॉक का है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये किसके दिया गया है? एस का ही तो है, एस ब्लॉक का है। ये एलिमेंट एस ब्लॉक का हो गया। इसका पहचानो, आर्गन हो गया 3d3 और 4s2, ये तो किस ब्लॉक का हो जाएगा? डी ब्लॉक का हो जाएगा यार, ये डी ब्लॉक का हो जाएगा। इसका पहचान लो, ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये बताओ कैसा, किसका कॉन्फ़िगरेशन लग रहा है तुमको? पी ब्लॉक का नहीं लग रहा है, सी का। देखो पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया हमारा। ये देखो हमारा, ये बताओ आर्गन हो गया 3d10 हो गया और 4s1 हो गया है। तो ये बताओ कहाँ पे है, किसका इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है बताओ? इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लोग किसका पढ़ते हैं? कॉपर का पढ़ते हैं ना, 3d 4s1। तो देखो डी ब्लॉक का एलिमेंट, कॉपर किसका ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का। और लास्ट वाला देखो ये 6d2 और 7h2, ये बताओ। और यहाँ पे F0 लिखा है, तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? यह ब्लॉक का एलिमेंट है। और ये हमारा कौन सा है? ये देखो यहाँ पे लिखा है। तो देखो सबका लिख उठा, ये जो एलिमेंट है ए वाला एस ब्लॉक का है और ये पी ब्लॉक का, दो ही एलिमेंट है, बाकी डी ब्लॉक के और ए ब्लॉक के। तो ए और सी हैं हमारे, मतलब ये दूसरा चले जाएगा। तो यार पहचानना था। देखो अब तुमको यहाँ पे क्वेश्चन ने टफ बना दिया। कैसे? यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट पूछ लिया तुमको। पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर वो बोल रहा है कि मेन ग्रुप एलिमेंट मतलब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और किसे बोलते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एक क्वेश्चन ये नॉर्मल बन जाता है। दूसरा तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आना चाहिए, तब कर पाओगे। या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुमको पता ना हो तो कैसे करते? देखो दूसरा तरीका कि ये 10 है और यहाँ पे 11 होता है, ये 11 है। अब बताओ 11 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट, 11 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन होता है? एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ये देखो ये हमारा आर्गन है 18 और 5, 18 5 कितना होता है? 23 वाला एलिमेंट कहाँ पे होगा? 21 से 30 तक हम लोग जानते हैं डी ब्लॉक में आता है, तो ये डी ब्लॉक हो गया। इसको पकड़ो, ये हमारा क्रोमियम है, सॉरी यार यहाँ पे आओ, क्रोमियम बोल रहा हूँ इसको। क्रिप्टॉन है 36, हाँ क्रिप्टॉन है हमारा, तो 36 है। 36 10 कितना हो गया? 46 हो गया। और 46 और यहाँ पे 46 दो कितना हो गया? 48 हो गया। और इसमें ये 53 हो जाएगा। तो 53 कहाँ पे आएगा? अब ये बताओ 53 किस में आता है? देखो पी ब्लॉक में जाएगा। 53 मतलब आयोडीन है शायद, आयोडीन, हाँ 53 मतलब आयोडीन हो गया। तो इस तरीके से इसका देखो, अब ये हमारा कितना हो गया? 18 हो गया। 18 10 28 से 29 हम लोग पढ़े हैं कि 21 से 30 वाले कहाँ पे होते हैं? 3D में होते हैं, तो ये भी डी ब्लॉक हो गया। अब इसका पकड़ लो, देखो ये हमारा रेडॉन है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। रेडॉन मतलब कितना? इसका हमारा कितना होता है? 86 होता है। 86 और ये 4, 86 4 कितना हो गया? 90 हो गया। 86 4 कितना होता है भैया? 90 हम लोग पढ़े हैं। 89 से लेकर के 103 तक कौन से होते हैं? यहाँ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। 89 से लेकर के 103 तक कहाँ पे होते हैं? देखो 90 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट वो हमारे होते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होता है। तो ये तरीका था बताने का, ठीक ना। तो 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता दो या तो इस तरीके से बता दो। फिर से बोल रहा हूँ, अगर चाहिए होगा तुम लोग को वीडियो तो कमेंट कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला, इसका आंसर शायद बता दिया मैंने कौन सा। ये 8 नंबर क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है कि हमको मैच कराना है कॉलम 1 से कॉलम 2। ओके, अब देखो यहाँ पे ये साइज से रिलेटेड एलिमेंट है, पूछ रहा है कि बताओ ये किसकी साइज है, क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो पहले देख लेते हैं। पहला हमारा जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पूछ रहा है। तो देखो यार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कि कोई एटम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा सा आ जाते हैं, देख लेते हैं कुछ है इसके बारे में लिखा हुआ यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो मैंने गायब कर दिया, यहाँ पे है नहीं, अभी आगे आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे कोई एलिमेंट है वो कोई इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से ले लेता है, तो वही उसका है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम है और वो अपने आउटर मोस्ट सेल में कोई एक इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से ले लेगा, वही होता है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन लेने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो याद कर लेना यार, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग जानते हैं ऊपर से अगर नीचे जाएंगे, जनरली ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने से घटता है, जनरली बोल रहा था। लेकिन क्या होता है कि वैसे तो सबसे ज़्यादा क्या किसका होना चाहिए था, फ्लोरीन का होना चाहिए था, तब क्लोरीन का। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सेप्शन, क्लोरीन का हो जाता है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अभी ये टॉपिक आएगा अच्छे से, इसलिए तो इस पर घबराना नहीं कि यार मैं जल्दी में बता दिया, कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाया हमारा। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा किसी और क्वेश्चन में, और क्वेश्चन रखा हूँ, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं, सॉरी आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, सबसे पहले रेडियस देख लेते हैं। अब रेडियस जो हम लोग पढ़ते हैं, दो टाइप का पढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियस पढ़ते हैं, आयनिक रेडियस, ठीक है। बाकी हम लोग रेडियस के बारे में देखो, यहाँ पे कई रेडियस लिखा हूँ, वान डर वाल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस, और ये हमारा हो गया कोवेलेंट रेडियस। तो वान डर वाल्स रेडियस सबसे बड़ा होता है, फिर मेटालिक, फिर कोवेलेंट रेडियस होता है, इसको देख लेना, ठीक है ना। ये लाइन यहाँ पे देखो लिखा है कि वान डर वाल्स रेडियाई मेनली यूज फॉर नोबल गैसेज, ये भी ध्यान रखना। अब कहना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सेल, समझे ना। जितना नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ सेल मतलब क्या, पीरियड बढ़ेगा, पीरियड का नंबर बढ़ेगा, मतलब क्या, ऊपर से अगर नीचे जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पीरियड बढ़ रहा है, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो लिखा है कि जनरली लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, लेकिन टॉप से बॉटम जाने पे बढ़ता है, वही लिखा है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस वाली चीज़ें होती है जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब यहाँ पे आयनिक रेडियस दिया है। आयनिक रेडियस मतलब क्या, कि कोई आयन के फॉर्म में हो, तो जैसे अगर ये एलिमेंट वही सेम एलिमेंट है, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन था, यहाँ पे H+ हो गया, H- हो गया, ठीक ना। तो सेम एलिमेंट का अगर वो निगेटिव स्टेट में चला गया और वो पॉजिटिव स्टेट में जा रहा है तो क्या होता है, अगर सेम एलिमेंट अगर वो निगेटिव स्टेट में जाता है तो उसका जो रेडियस होता है सबसे ज़्यादा होता है, फिर न्यूट्रल वाले का होता है, फिर इसका होता है। तो रेडियस अगर कोई पूछा आयनिक रेडियस तो सबसे ज़्यादा ये बताओगे। और देखो आयनिक रेडियस जेड इफेक्टिव एक दूसरे के उल्टा होता है। जेड इफेक्टिव किसका होगा, प्लस वाले का ज़्यादा होगा, फिर न्यूट्रल वाले का, फिर माइनस वाले का। देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखो ये किसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, मेनली हम लोग जो आयनिक रेडियस पढ़ते हैं यार, वो किसके लिए पढ़ते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए पढ़ते हैं। आयनिक रेडियस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में अगर हम लोग बोलें तो अब बोलोगे कि भैया ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब कि जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे एटम जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, वो सेम हो जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए, तो मैं बोलूँगा उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है ना। अब उसमें अगर हमको चेक करना हो आयनिक रेडियस तो कैसे बताएंगे, बोलोगे कि आयनिक रेडियस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आयनिक रेडियस जो होती है जेड इफेक्टिव की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ चार्ज के, ठीक ना, पॉजिटिव चार्ज के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सेल के। तो वही लिखा हुआ है, ये लाइन याद कर लेना। अब इसका यूज कैसे हम लोग करेंगे, देखो ये बताओ, ये हमारा पोटेशियम प्लस है, मैग्नीशियम +2 है, एल्युमिनियम +3 है, और यहाँ पे पोटेशियम प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका सेल कहाँ पे होगा बताओ, 3D कितना है, सॉरी 3p6 है, ये कितना है 2p6 है, हाँ 2p6 है, ये कितना है 3s2 है। अब देखो नंबर ऑफ सेल, इसका 3p6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना आएगा 2p6, इसका कितना आएगा 3s2, मतलब हाँ, और इसका कितना आएगा 2s, हाँ। तो बताओ इसका सबसे ज़्यादा है सेल, तो ये सबसे बड़ा साइज इसका हो गया, फिर इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, फिर इसका। तो ये हमारा एटॉमिक रेडियस का ये साइज का सही सीक्वेंस दिया गया है। ये बताओ कि हम लोग जानते हैं अभी आयनिक रेडियस जो होता है, आयनिक रेडियस जब इफेक्टिव एक दूसरे के उल्टा होते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यार
क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जाने से घटता है। और ये एक यहाँ पे वैल्यू है, ये देखो सबका याद करना पड़ेगा, रिलेटिव वैल्यू। जैसे फ्लोरीन का कितना होता है 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है। तो देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, घट रहा है। यहाँ पे क्लोरीन का 3 हो गया, आयोडीन का और 2.5 हो जाएगा और कम होता जाएगा। अब लेफ्ट टू राइट दो बढ़ रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 3 है, यहाँ पे 3.5, फिर 4, कार्बन का 2.5 और यहाँ पे एक एलिमेंट है बोरान, उसका 2 है। तो ये याद करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सबका लिखा हुआ है, ठीक है ना, याद कर लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है फ्लोरीन की क्लोरीन से ज़्यादा होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है। इसी तरीके से देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है गैलियम की वो ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्युमिनियम से। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे एल्युमिनियम है, ठीक है, 1.5 एल्युमिनियम यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन गैलियम दिया नहीं हुआ। याद कर लेना तुम, ये लाइन तभी मैंने लिखा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहा होगा। ओके, यहाँ पे दिया नहीं है तो ये याद कर लेना यार, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि जो हमारा फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके बारे में पूरा लिख दिया है। तो याद कर लो कि किसकी बात कर रहा है पीरियोडिक टेबल में। अगर हम लोग जाएँ तो किस कहाँ पे है ये हमारा फ्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एस्टाटीन, हाँ, और टेनिसिन। अब देखो हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, कभी भी याद कर लेना लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या होगा, और टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटल कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ जाता है। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटल कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है ना, इतना याद कर लो। अब लेफ्ट टू राइट नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखो कह रहे हैं कि फ्लोरीन, अभी हम लोग पढ़ के हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। क्लोरीन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। अब देखो ये जितने भी हैं सब गैसेज है, ये जितने भी हैं सब क्या है, गैसेज, याद कर लेना। ये सब क्या है, गैस हैं, ये तीनों क्या है, गैस हैं, गैस। ये क्या है हमारा ब्रोमीन, गैस है। तो पूछ सकता बताओ पीरियोडिक टेबल में टोटल गैस एलिमेंट क्या है, टोटल कितने एलिमेंट हैं जो गैस हैं, तो कौन कौन से हैं, एन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और पूरा क्या है, इनर्ट गैसेज जितने भी इनर्ट गैसेज, ये हो गए हमारे टोटल 7, 3, 10 और एक हो गया हाइड्रोजन, तो इतने लोग हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर वाले हो गए टोटल इनर्ट गैसेज हो गए, हाइड्रोजन। ये कैसे होते हैं, ये गैस है, और गैस कैसा होता है, नॉन मेटल होता है। तो ये सब कैसे हैं, नॉन मेटल हैं, ठीक है ना, ये सब क्या है, नॉन मेटल हैं। और देखो अब हैलोजन की बात करें तो ये दोनों क्या हो गए हमारे, गैस हो गए। ये कैसा होता है, लिक्विड होता है। ये कैसा होता है हमारा, थोड़ा सा सॉलिड होता है, ठीक ना, और ये भी सॉलिड ही होते हैं। तो देखो कह रहे हैं कि ब्रोमीन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड फॉर्म, याद कर लेना, ब्रोमीन कैसे एग्जिस्ट करता है, एक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और आयोडीन जो होती है वो सॉलिड तो होता है, लेकिन अगर हीट करोगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पढ़ोगे ना सब्लिमेशन, एक स्टेप होता है क्या, सब्लिमेशन क्या होता है कि कोई अगर सॉलिड सब्सटेंस है और उसको हीट दे दो, अगर वो डायरेक्ट, जैसे हम लोग जानते हैं कोई अगर सॉलिड होता है उसको हीट दोगे तो पहले लिक्विड में जाएगा फिर गैस में जाएगा। जैसे पानी की बात करो तो पानी को अगर मैं आइस की बात करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, आइस को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो पहले वो मेल्ट होगा, ठीक है ना, पिघलता है, फिर वो वेपराइज होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सॉलिड अगर वो डायरेक्ट लिक्विड से अगर वो गैस में, सॉलिड से अगर वो गैस में जा रहा है, उससे बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है कि जो हमारा आयोडीन होता है वो सब्लिमेट कर जाता है ऑन हीटिंग, तो ये सही है। तो डी का 4 हो जाएगा, डी का हमारा 4 यहाँ पे भी दिया है, ये भी सही हो सकता है। और कौन कौन सा, ये सही और ये सही। सी का हमारा 3rd हो जाएगा, सी का 3rd यहाँ पे दिया हुआ है एक ही जगह, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा इसका आंसर 9 कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ओके आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। हमको सही बताना है, ठीक है। अब ये किसके बारे में दिया गया है, हीलियम।
हीलियम का याद कर लेना, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन जो होता है इसके पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होती है फ्लोरीन, ठीक ना। पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारा लिथियम जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ऐसा नहीं है, ये रुबिडियम को लिख दिया ना मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है ना। अब देखो इधर से नीचे जाओगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर बढ़ता जाता है, टॉप टू बॉटम जाने से जैसे हमने लोग बताया ना मेटॉलिक करेक्टर बढ़ता है, ऐसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर भी बढ़ता है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव का हमारा फ्रेंसियम है, फ्रेंसियम। इधर से इधर जाओगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर कम होगा, मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर बढ़ता है, मतलब नॉन मेटालिक करेक्टर, तो इधर इधर जाने बढ़ता है, तो यहाँ पे फ्रेंसियम होगा। लेकिन यहाँ पे अब कोई ऑप्शन है नहीं तो हमारा ये हो गया, ठीक है ना। तो मिला लो, देखो हीलियम जो होगा हमारा इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होता है, तो हमारा ये हो गया आंसर। तो मिला लो ए का 4, ए का हमारा 4 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, ओके। बी का हमारा फर्स्ट, बी का फर्स्ट एक ही जगह दिया हुआ है, तो हमारा ये से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो अब ऐसे गलती होता है, यहाँ पे भी दिया था बी फर्स्ट, ए का 4 बी का फर्स्ट। और सी का देख लेते हैं, सी का हमारा सेकंड हो जाएगा, सी का सेकंड होगा तो हमारा आंसर ये हो डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये गलत हो गया है, इसको मिटा दो, हमारा जो आंसर हो जाएगा भैया वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी का सेकंड, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ द एलिमेंट टू डोबेराइन ट्राइड्स, इसमें से कौन सा जो एक डोबेराइन ट्राइड है। तो डोबेराइन ट्राइड किसे बोलते हैं, डोबेराइन ट्राइड मतलब क्या कि इन दोनों का जो सम हो, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का जो आता है सम, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो जो इनका एटॉमिक नंबर होगा ना इन दोनों का जो आएगा वो आधा आएगा और वही एलिमेंट हमारा हो जाएगा डोबेराइन, ठीक ना। देखो यहाँ पे 39, यहाँ पे 7 है, तो 39 7 46, उसका आधा करो तो 23, तो यही हो गया हमारा डोबेराइन ट्राइड। जैसे इन दोनों का जोड़ लो, देखो इसको आधा करोगे तो ये आएगा, हाँ यही हो गया ये डोबेराइन, ऐसे इन दोनों का, ठीक है। तो लेकिन डोबेराइन ट्राइड में सबको हम लोग नहीं लेंगे, डोबेराइन ट्राइड जो होते हैं हमारे डोबेराइन ट्राइड में, हाँ ये हमारे डोबेराइन ट्राइड है। तो देखो ये हमारा लिथियम हो गया, ये हमारा लिथियम है, ये लिथियम हो गया, ये सोडियम हो गया, ये हमारा पोटेशियम हो गया। तो यहाँ पे ये देखो डोबेराइन ट्राइड में आएगा, इन दोनों का देखो डिवाइड करो तो 37 आएगा। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पे देखो ये डोबेराइन ट्राइड है, ये बीच में होना चाहिए था, इसको कहाँ पे होना चाहिए था, बीच में, उल्टा कर दिए। इसका दोनों को जोड़ के अगर डिवाइड करो क्या इतना आएगा, कभी नहीं आएगा, इसलिए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ये उल्टा कर दिए, ठीक ना। अगर ये यहाँ पे होता और ये यहाँ पे होता तो डोबेराइन ट्राइड हो जाता। इसी तरीके से इसका देखो अब आयरन कोबाल्ट निकल होना चाहिए था, ये उल्टा कर दिए। अभी तुम इसको और इसको जोड़ोगे तो इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो इतना नहीं आएगा, ठीक नहीं, ये भी गलत कर दिए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए था, देखो अगर ऐसा होता, ये आयरन और निकिल इन दोनों को जोड़ के अगर आधा करते तो जो आधा बीच वाला वही होता डोबेराइन ट्राइड, ठीक तब होता डोबेराइन। मतलब डोबेराइन ट्राइड मतलब 3 लोग होने चाहिए और फर्स्ट और थर्ड का सम करके आधा कर दो, ये जो एटॉमिक मास दिया होता है इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, जो आता है वही हमारा होता है डोबेराइन ट्राइड, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो हमारा कौन सी सही हो जाएगा, ए वाला। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 12 नंबर का कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत दिया गया है, ठीक ना। तो कह रहे हैं कि जो मेंडलीव है, मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल रो। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को एक हॉरिजॉन्टल रो में अरेंज किया था और एक वर्टिकल रो में अरेंज किया था, तो ये तो सही है, अभी तो सही है ये वाला लाइन। करेक्ट, मेंडलीव अरेंज एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यही गलत है। एटॉमिक नंबर जानते ही हो ना, कोई एलिमेंट जैसे मान लो हीलियम है, यहाँ पे ये 2 लिखा है और यहाँ पे 4, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक मास बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो जो हमारे मेंडलीव थे यार, इन्होंने एलिमेंट को अरेंज तो किया था लेकिन उनके एटॉमिक मास में अरेंज किया था, एटॉमिक मास, तो इसलिए गलत हो गया। मेंडलीव्स सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट वाज मोर इलिबरेट देन द लोवर्थ मेयर, ये सही है,
ये भी सही है, तो पहला भी सही है हमारा, सी भी सही है। ओके, देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये सब चीज़ें भी जो मैंने बोला है कि मेंडलीव ने डिवाइड का अरेंजमेंट किया था एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रो में और वर्टिकल रो में, ठीक है ना। इन द पीरियड ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, देखो यहाँ पे लिखा है क्या, एटॉमिक वेट लिख दिया है, ठीक ना। एटॉमिक मास वहाँ पे बोल दिया एटॉमिक नंबर, ठीक ना। और देखो मेंडलीव जो सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट है वाज मोर इलुबरेट देन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लोथर मेयर। ओके, तो वही इतना था, एनसीईआरटी लाइन मैंने यहाँ पे करा दी, पूरी लाइन पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हेनरी मोजले प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन रूट वी एंड जेड, ठीक है। वेयर वी क्या है, याद कर लेना यार ये सब चीज, वी क्या होती है, वी हमारी होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड। ये क्वेश्चन को ही याद कर लो कि मोजले पहली बात तो एक प्लॉट किए थे ग्राफ बिटवीन किसके किसके बीच में, रूट वी एंड जेड के बीच में। रूट वी क्या है हमारा, मतलब वी क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है एक्स रे जो इमिट हो रहा है बाय एन एटम, और जेड क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर है। ये तुम्हारे एक आंसर भी है, क्वेश्चन में ही एक आंसर है कि हमारा वी क्या है, फ्रीक्वेंसी है एक्स रे का जो इमिट होता है किसी एटम का, और जेड का एटॉमिक नंबर है। तो कह रहे हैं ये जो ग्राफ है ये हमको क्या दिखा रहा है, ये जो ग्राफ है हमको क्या बताता है, बताओ। ये जो ग्राफ भी हम लोग पढ़ते हैं इसमें बताता है, कह रहे हैं कि द एटॉमिक मास इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ये गलत है। क्या बताता है, ये बताता है कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नहीं, गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास दिया है, एटॉमिक नंबर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ये एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अभी पढ़ोगे तो देखो दिया गया है, मैं बोल देता हूँ कि हेनरी मोजले ऑब्जर्व रेगुलर तीज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ द एलिमेंट, और फिर उन्होंने एक ग्राफ बनाया, ए प्लॉट ऑफ वी, जो कि वी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर जेड गिवन ए स्ट्रेट लाइन। याद कर लेना, लाइन कैसा मिलता है भैया, ये इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक ना। पूछ सकता है एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। एंड नॉट द प्लॉट ऑफ रूट वी वर्सेज, देखो लिखा कि लाइन्स, एंड नॉट द प्लॉट ऑफ रूट वी वर्सेज एटॉमिक मास। ये एटॉमिक रूट वी और एटॉमिक मास के वर्सेज नहीं था, किसके किसके बीच में ग्राफ था, रूट वी और जेड के बीच में था, मतलब एटॉमिक नंबर के बीच में था। अगर कोई पूछे रूट वी और एटॉमिक मास के बीच में था तो एटॉमिक मास नहीं था, एटॉमिक नंबर था, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना। और ये ग्राफ भी कैसा आया था कि स्ट्रेट लाइन आया था। चलो, तो और तो इससे क्या निकल के आया, इससे निकल के आया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, वो आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पहले क्या मानते थे, एटॉमिक मास मानते थे। मोजले ने बताया कि क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर होना चाहिए, मोजले ने बताया था। तब तक इससे पहले सब लोग क्या बोलते थे, एटॉमिक मास। 14 एलिमेंट देखो, कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यस ब्लॉक एलिमेंट आर फाउंड प्योर इन नेचर। कह रहे हैं यस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, प्योर पाए जाते हैं। तो ये बताओ सही है कि गलत है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आर फाउंड प्योर इन द नेचर, ये हमारा क्या हो जाएगा, और वो क्या बताना, सही स्टेटमेंट बताना, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है भैया। तो बताओ ये क्या हो गया, गलत है, ठीक है। एस ब्लॉक के एलिमेंट प्योर नहीं पाए थे नेचर में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयन, सही है। एक्सिबिट वेरिएबल वैलेंस एंड पैरामैग्नेटिज्म, ये भी सही है। लेंथेनॉइड्स कंटेन द एलिमेंट फ्रॉम 58 to 71, ये भी देख लेना, सीरियम टू ल्यूटेरियम, सही लिखा हुआ है। इसी तरीके से एक्टिनॉइड्स कंटेन एलिमेंट्स फ्रॉम 90 to 103, मतलब 90 से 103 होना चाहिए, तो ये भी। और 90 को क्या बोलते हैं, थोरियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉरेंसियम। तो हमारा डी सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है जो मैंने बोला अभी, यहाँ पे देख लो। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग, हाँ स्टेटमेंट, हमको स्टेटमेंट बताना है क्या इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमको क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है, तो दिमाग में ध्यान रखना होगा, ठीक है। बताओ कौन सा गलत लाइन है। बोला कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म ए ब्रिज बिटवीन केमिकली एक्टिव मेटल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट एंड लेस एक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एंड 14। तो देखो ये जो होते हैं यार बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ये हमारे ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हैं। एक ब्रिज बना रहे हैं, देखो एक ब्रिज है, मतलब जोड़ने का काम कर रहे हैं, किसको, इस दोनों को और इसको जोड़ने को। ये मोर एक्टिव होते हैं, ये लेस एक्टिव होते हैं, वही लाइन बोला है तो सही है, ठीक ना।
ये सही है, ये लाइन सही है। चलो, कह रहे हैं कि द केमिस्ट्री ऑफ अर्ली एक्टिनोइड्स इज लेस कॉम्प्लिकेटेड देन द करस्पॉन्डिंग लेंथेनोइड्स। यही तो गलत है। केमिस्ट्री जो होती है यार अर्ली एक्टिनोइड्स की लेस कॉम्प्लिकेटेड, मोर कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू करस्पॉन्डिंग लेंथेनोइड्स। ये गलत है। कह रहे हैं कि एक्टिनोइड्स एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। जो हमारे एक्टिनोइड्स एलिमेंट है भैया, ये सब जो एलिमेंट्स हैं ये सब कैसे हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये लाइन याद कर लेना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ये जो एक्टिनोइड्स हैं कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये सब एलिमेंट कैसे हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है ना। ये सब एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, तो इसलिए लिख दिया है कि एक्टिनोइड्स कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। फिर बोल रहा है कि एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट है, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, इन सबको क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। याद कर लेना, यूरेनियम के बाद के एलिमेंट क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ये भी लाइन सही है। तो हमारा जो गलत है यार, केवल बी सही गलत है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये वाला, सेकंड वाला हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट देखिए और फिर आंसर करना है। कह रहे हैं कि मेटल कंप्राइज मोर देन 78% ऑफ ऑल नोन एलिमेंट का। जितने भी अभी तक हम लोग जानते हैं एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, उसमें क्या होते हैं? 78% जो होते हैं वो क्या है? एलिमेंट है। एंड अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और ये लेफ्ट साइड में होते हैं पीरियोडिक टेबल के। तो बताओ ये सही है कि गलत है? हमको क्या बताना है? पहली बात तो कंसीडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताना है कि करेक्ट ऑप्शन, हमको सही स्टेटमेंट बताना है, ठीक ना। हमको स्टेटमेंट कैसा बताना है? सही बताना है। स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो बताओ। कह रहे हैं कि मेटल कंप्राइज मोर देन 78%। जो मेटल हैं वो 78% से ज्यादा है, जो भी नॉन एलिमेंट्स हैं, और वो कहाँ पे हैं? लेफ्ट साइड में मतलब पीरियोडिक टेबल। तो देखो ये पीरियोडिक टेबल हो गया और ये लेफ्ट साइड है हमारा, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो देख लो यार, ये जो एलिमेंट्स हैं लगभग ये 78% है, सब लेफ्ट साइड में। तो हमारा पहला सही हो गया। दूसरा देखो, नॉन मेटल मोस्ट नॉन मेटालिक सॉलिड आर ब्रिटाइल एंड आर नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल। जो मेटल होते हैं, हाँ, मेटल की प्रॉपर्टी कैसी होती है? ब्रिटाइल होते हैं। कह रहा है कि मोस्ट नॉन मेटल सॉलिड्स आर ब्रिटाइल, ये सही है। एंड आर नाइदर मेलिएबल, न तो मेलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं। जो मेटल होता है वो मेलिएबल और डक्टाइल होता है, जबकि नॉन मेटल कैसे होते हैं? ब्रिटाइल होते हैं और नॉन मेलिएबल और नॉन डक्टाइल होते हैं। तो ये भी सही है। नॉन मेटल और मेटल की प्रॉपर्टी याद कर लेना। जो मेटल होता है कैसा होता है? मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, ठीक ना, वो ब्रिटाइल नहीं होता है। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्रिटाइल होते हैं और नॉन मेलिएबल और नॉन डक्टाइल होते हैं। देखो ये भी सही हो गया, ये सही था। द एलिमेंट्स बिकम मोर मेटालिक एज वी गो डाउन ए ग्रुप। ये तो बता चुका हूँ, ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और टॉप लेफ्ट पे आ जाने से घटता है मेटालिक कैरेक्टर। ये भी सही होगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज एज वन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये गलत है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो ये गलत है। तो सही कौन सा हो गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सही हो जाएगा हमारा, ये वाला। 17 नंबर देखो, करें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट देखो, बताना है क्या सही है क्या गलत है। नॉन मेटल्स आर लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हमको पहले तो बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। भैया हमको बताना क्या है कि क्या गलत है, क्या गलत है। तो बताओ, कह रहे हैं कि नॉन मेटल आर लोकेटेड एट द टॉप राइट साइड हैंड। नॉन मेटल टॉप राइट साइड हैंड है। दो टॉप नॉन मेटल, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। ये सब क्या है? नॉन टॉप, देखो बोला है टॉप में है, टॉप पे है और राइट में। तो ये सब क्या है? ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। तो ये तो सही हो गया, वही बोला था। तो ये तो पहला सही हो गया। दूसरा देखो, इन ए हॉरिजॉन्टल रो, मतलब ये जो रो है, इन ए हॉरिजॉन्टल रो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेंज फ्रॉम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट टू मेटालिक कैरेक्टर राइट। ये गलत है। जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो किधर होता है? लेफ्ट होता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर राइट होता है। तो ये गलत हो गया। यहाँ पे जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर लिखा है लेफ्ट लिखा है, यहाँ पे राइट लिखना चाहिए था, और जहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर लिखा है वहां पे लेफ्ट रखना है, क्योंकि मेटल जो होते हैं किधर है? देखो ये सब मेटल है, ये किधर है? लेफ्ट में है। केमिकली रिएक्टिविटी
केमिकल रिएक्टिविटी टेंड्स टू बी हाई इन ग्रुप 1 मेटल। जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा केमिकली रिएक्टिव एलिमेंट हैं। ये तो लाइन सही है। लोअर इन द एलिमेंट टुवर्ड द मिडिल ऑफ द टेबल एंड इंक्रीज टू द मैक्सिमम इन द ग्रुप 17 एलिमेंट। कह रहा है कि जो ये ग्रुप देख रहे हो ना, तो ये वाले होते हैं बहुत ज्यादा केमिकली रिएक्टिव होते हैं, बीच वाले थोड़ा सा कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन ये वाले फिर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। ये लाइन भी सही है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। बीइंग मोनो एटॉमिक द एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेज आर वेरी लार्ज। बीइंग मोनो एटॉमिक द एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेज आर वेरी लार्ज होता है। इसके बारे में बताओ। कह रहे हैं कि बीइंग मोनो एटॉमिक मतलब कोई अकेला हो। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेज आर वेरी लार्ज, ये भी हमारा सही है। कोई मोनो एटॉमिक हो और उसका जो एटॉमिक रेडियस होगा नोबल गैसेज कंपेयर में वेरी लार्ज होता है, ये भी सही है। तो हमारा गलत कौन सा हो गया भैया? गलत हमारा हो गया ये पहला। तो 17 का जो हो जाएगा हमारा आंसर यार ए हो जाएगा। केवल सेकंड ही गलत है, मतलब सेकंड वाला। चलो आंसर देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और हमको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमको गलत बताना है। हमको क्या बताना है? गलत बताना है। तो बताओ क्या गलत है। कह रहा है कि ग्रुप 17 एलिमेंट हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका होता है? ये हमारा पीरियोडिक टेबल हो गया। तो कह रहा है कि इन सब का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है बहुत ज्यादा होता है, और इन सब में भी सबसे ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी सही है। नोबल गैसेज हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सही बात है। कह रहे हैं कि जो नोबल गैसेज होती हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है बहुत ज्यादा पॉजिटिव में होती है, हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। ये भी सही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते हैं, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ये भी और ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यू टुवर्ड्स अपराइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये भी सही है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है लार्ज नेगेटिव वैल्यू होती है अगर हम लोग ऊपर देखें तो ऊपर के एलिमेंट का, तो ये भी सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी एलिमेंट की हमेशा वो कांस्टेंट होती है, ऐसा बात नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू यार हम लोग पढ़ते हैं वो कैसी वैल्यू होती है? रिलेटिव वैल्यू होती है। इसलिए ये वाली लाइन गलत हो गई है। तो हमारा जो ये जो है स्टेटमेंट ये गलत हो गया, मतलब फोर्थ वाला, बाकी सब सही है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और हमको बताना है फिर से गलत स्टेटमेंट क्या है, गलत क्या है, ठीक है ना। तो गलत हमको बताना है। करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी मैं बता ही चुका हूं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इधर से जाएंगे भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है, इसलिए फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, इसकी सबसे ज्यादा होती है। तो ये भी सही हो गया। The attraction between the outermost electron and nucleus increases as the atomic radii decreases in the period। ये भी सही है कि जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, जैसे मान लो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस और ये हमारा सेल है और ये हमारा सेल हो गया और यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो कह रहे हैं कि एक अट्रैक्शन होता है इसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में। तो अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट एंड न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज करते जाता है जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस ये डिक्रीज करता जाता है। सही बात है कि किसी पीरियड में, ये जो पीरियड है भैया ये वाला पीरियड, अगर एटॉमिक रेडियस घटता जाता है तो ये अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। ये भी सही है। द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस ए पीरियड इज अकम्पेन्ड बाई एन इंक्रीज इन द नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। ये भी सही है कि जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नॉन मेटालिक करेक्टर भी बढ़ता है, ठीक है ना। ये भी सही है। ये भी सही है कि इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस ए पीरियड, हम लोग जानते हैं, देखो इधर से इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी बढ़ रहा है, ये भी सही है। लास्ट देख लेते हैं। द बैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। कहें कि जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की होती है, ऑलवेज जो लाइन बोल गया ना इसलिए गलत हो गया। ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, ये गलत है, यही गलत है, ठीक है ना, ये गलत हो गया क्योंकि ऑलवेज बोल दिया। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है।
कह रहे हैं कि यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है कॉलम 1 में किसी एलिमेंट का, और कॉलम जो हमारा सेकंड है उसमें क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया गया है। कॉलम सेकंड हमको क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया गया है। मैच करना है, मैच द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से मैच कराना है, हमको मैच कराना है इसका इससे। चलो ये बताओ ये किसका है, ये नोबल गैस है, हमारा नोबल गैस है। अब बताओ, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या करते हैं, बताओ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है हमारी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इसमें कोई एलिमेंट होता है और उस एलिमेंट में हम लोग इलेक्ट्रॉन डालते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम। कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम है, उसके आउटर मोस्ट सेल में हमको इलेक्ट्रॉन डालना है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको अगर डाल रहे हैं, अगर दे रहे हैं ऐसे, तो वैसे तो निकलना चाहिए पहली बार तो एक्सोथर्मिक होगा, ठीक ना। लेकिन अगर जबरदस्ती दे रहे हो तो तुमको भी एनर्जी देना पड़ेगा। पहले अगर कोई इलेक्ट्रॉन खुद से ले लेगा आसानी से तो एनर्जी तो निकलेगा, लेकिन तो किसी को जबरदस्ती देना पड़ रहा है तो तुमको खुद कुछ पैसा देना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी देखो, अब ये बताओ, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ही नहीं, क्योंकि इसका तो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब इसको जबरदस्ती दोगे, अगर इसको इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती दोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए देखो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट होगा वो कहाँ पे जाएगा, डी पे। तो ए का हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इसलिए समझ में आया कुछ पॉजिटिव क्यों हुआ। अब ये बताओ किसका सबसे ज्यादा होता है, हम लोग पढ़े हैं ना कि फ्लोरीन जो होता है, क्लोरीन, इन सब का बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चार्जिंग हमको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा, जो आसानी से ले लेगा वहां पे क्या होगा, एनर्जी निकलेगी मतलब क्या, निगेटिव में आएगी। तो बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा निगेटिव है ना, तो यहाँ पे देखो ये फ्लोरीन है, तो ये आराम से निकाल देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। ये क्या हमारा ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर का जो ज्यादा निगेटिव वैल्यू होगा वो हो जाएगा। ये हमारा क्या है, सोडियम है, ये हो जाएगा। अब देखो ऐसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे कैसे हमको पता चला कौन क्या है। सोडियम यहाँ पे होता है, और सोडियम के ही इधर ऊपर यहाँ पे हमारा होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्लोरीन होता है, ठीक है। अब बताओ ऊपर से नीचे आने पे वैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है। देखो यहाँ पे कम हो गई निगेटिव में, और यहाँ पे देखो इसका इधर से जाने पे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, इसलिए इसका सबसे ज्यादा हो गया निगेटिव में, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का देखो हो गया, और यहाँ पे ये हमारे नोबल गैसेज है जो कि लेना ही नहीं चाहते हैं, तो ये मिला दो, तो फर्स्ट का ये मैच करा दिया मैंने, ठीक है ना। चलो एक चीज, हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ा सा देख लेते हैं, और थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ, कहाँ फिर से पता नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने बता ही दिया। अब देखो कह रहा था ना कि पहली बार कोई मान लो एलिमेंट है और उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन अगर आराम से डाल दिए तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या निकलेगी, इसलिए बोला है कि एक्सोथर्मिक वैसे होता है, एक्सोथर्मिक जनरली होता है। लेकिन फिर से मान लो उसी एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो अब क्या हो जाएंगे, ये सब एंडोथर्मिक हो जाएंगे। ये सब कैसे होते हैं, अब एंडोथर्मिक हो जाएगा, इधर एंडोथर्मिक हो जाएगा यहाँ से। अगर इधर फिर इलेक्ट्रॉन डालना शुरू किए तो अब वो लेना नहीं चाह रहा भाई, जब वस्तु तो तुमको एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग पहले से होते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन अगर डालोगे तो लेना ही नहीं चाहते, वहां पे पहले से कैसा होता है, वो एंडोथर्मिक होता है। देखो यहाँ पे लिख ही दिया है कि E2 E3 ये सब कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। क्यों, ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से, ठीक ना। और ये सब तो पहले से ही लेना नहीं चाह रहे हैं, ये सब पहले से लेना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कैसे हैं, हाफ फील्ड है, अब तो फुल फील्ड है पहले से, तो ये वैसे ही नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है ना। तो देखो लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव एनायन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा एंडोथर्मिक होता है। और क्यों होता है, ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से। देखो जैसे बोल रहा है यहाँ पे, देखो ये हमारे हो गए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स। अब यहाँ पे पूछ लेता है बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, फिर लिथियम की, उसके बाद बोरॉन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर बेरिलियम की, फिर नियॉन की। ये इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते हैं भैया,
ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है, इसलिए इसका सबसे कम, ये भी नहीं लेना चाहता इसलिए इससे थोड़ा सा कम, थोड़ा बहुत है कैपेसिटी, इसका बिल्कुल भी नहीं है, इसका भी, तो यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे P1 है, ये S1 तो ले लेगा लेकिन P1 नहीं लेना चाहता इसलिए यहाँ पे चला गया, और बाकी लोग का जो है देखिए देखो, तो वही सब। अब देखो ग्रुप में अगर हम लोग बात करें, किसी ग्रुप में हम लोग जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ता है जनरली, टॉप टू बॉटम जाने से घटता है, तो टॉप टू बॉटम जाने से देखो घटता है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का सबसे ज्यादा हो रहा है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में सबसे ज्यादा उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन का सबसे कम होना चाहिए था, जैसे फ्लोरीन का है कि सबसे ज्यादा क्लोरीन का, अगर इसके क्रम में देखते सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे किसका होना चाहिए था, सल्फर का, फिर ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाता है। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना भैया, हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। यहाँ पे देखो दिया भी गया होगा, ये दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, और ये वाला देख लेना। अभी देखो इन सब का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, हमारे नोबल गैसेज है ना, ये लेना ही नहीं चाहते, इसलिए देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, और नियॉन का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, नियॉन का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन याद कर लो, यहाँ पे माइनस सामने लगाना है, माइनस भूल गया है यहाँ पे लगाना, यहाँ पे माइनस लगा दो। कह रहे हैं कि किसी एलिमेंट ए की, कोई एलिमेंट ए है, उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है न्यूट्रल में वो पॉजिटिव में बराबर वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव वैल्यू लगाना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है किसी न्यूट्रल एलिमेंट ए का, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस का बराबर होता है, लेकिन निगेटिव में बराबर होता है। यहाँ पे देखो IPSC नेमिंग दे दिया है, ठीक ना। अब ये बताओ ये कौन सा एलिमेंट है, अब ये पहचान को बताना होगा कि अन यहाँ पे दिखा देखो अन नील अनियम, ये बताओ कौन सा एलिमेंट है। अब ये IPSC नेमिंग का फिर से क्वेश्चन आ गया, तो कैसे बताओगे, बताओ कैसे बताओगे, मैंने बताया था। अब यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा एटॉमिक नंबर है, या तो ऐसे बता लो या तो तुमको याद होना चाहिए। तो आप देखो अन नील अन, देखो यहाँ पे हमको बताना है इनकरेक्ट मैच बताना है यार, पहले बताओ हमको पढ़ के बताओ कि क्या बताना है, गलत बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है, हाँ कौन सा गलत मैच है, मतलब ये सही दिया गया है कि नहीं, ये सब सामने जो दिया गया है वो सही है कि गलत है। तो बता रहा है कि कह रहा है कि अन नील अन मतलब क्या, अन मतलब 101, 101 को मेंडलीबियम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो देख लो 101 को क्या बोलते हैं, 101 को मेंडलीबियम बोलते हैं, तो सही है, तो सही हो गया, ये सही है। अन नील ट्राइयम मतलब 103 को लारेंसियम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, भी देख लेते हैं। 103 को हम लोग बोलते हैं लारेंसियम, ये भी सही हो गया। अन नील हेक्सियम मतलब 106 को सीबोर्गियम बोलते हैं कि नहीं, 106 को सीबोर्गियम बोलते हैं कि नहीं, ये भी सही हो गया। तो अब यही गलत है हमारा, यही गलत है, डी वाला, डी का जो 4 दिया गया है, डी का जो 4 दिया गया ना भैया, यही गलत है, यही गलत है, आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, देखो अन मतलब 111 को बोल रहे हैं डार्स्टेडियम, नहीं 111 को हम लोग क्या बोलते हैं, 111 को बोलते हैं हम लोग डोंटेगिनियम, डार्स्टेडियम किसको बोलते हैं, 110 को बोलते हैं, तो ये गलत है। और इस सब का मेरे पास ट्रिक है, फिर से तुम लोग बोलोगे तो मैं बता दूंगा कैसे ये सब हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर देखो, 22 नंबर, कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक ना, पैसा तो तुम लोग को इसका पे करना पड़ रहा है, जो टॉपिक है क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक ना, तो उसका कोई पैसा पे नहीं करना है, मैं तुमको अच्छे से ट्रिक बता दूंगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, एक ही चीज़ को बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो अच्छे से, कह रहे हैं कि 114 नंबर का एलिमेंट है, बताओ वो कौन सी फैमिली है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अब फिर से वही बात आ गई, तुमको ये चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, कौन एलिमेंट कहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है ना, कौन एलिमेंट कहाँ पे है। तो यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या इसका सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। तो सबसे पहले यार किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, कोई एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम लोग क्या कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये लाइन आनी चाहिए। और फिर कोई एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नोबल गैस मतलब IG इनर्ट गैस, NS लिखेंगे, N-1 D लिखेंगे, N-2 F लिखेंगे और NP, इतना लिख दो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म, ठीक ना, इतना याद आना चाहिए। अब देखो, और इस क्वेश्चन के लिए यार बहुत इसका तरीका था,
पहली बात तो इसका सबसे अच्छा तरीका था कि यहाँ पे देखो, मैं अगर बताना होता, मुझे करना होता तो मैं करके खत्म कर देता। यहाँ पे लिखा 114 है, तो मैं देख रहा था क्या सब में 114 जोड़ने पे सबसे ज्यादा सब में क्या 114 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये सबको जोड़ लो, ये कितना है इसका 86 है, इसको सबको जोड़ो क्या 114 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 186 और 14 है, ये कितना हो गया 100 हो गया 100। और यहाँ पे देखो 110 और 114, यहाँ पे 114 हो गया, इसका जोड़ लो, ये हमारे इतना हो गया 100 हो गया, इतना 100 हो गया ना। यहाँ तक देखो कितना आ रहा है 100 आ रहा है, यहाँ तक का 100 आ रहा है। और यहाँ पे 116 आ रहा है, यहाँ तक देखो 100 हो गया। और यहाँ पे कितना आ रहा है 118 जा रहा है। हाँ, यहाँ तक देखो कितना आ गया, ये यहाँ तक आ गया 100 और 117 जा रहा है। तो भैया तो ऐसे ही मान के चले आते, ठीक है। लेकिन इतना भी काफी नहीं है सीखने के लिए। हमको बताना क्या है इस क्वेश्चन के थ्रू, हमको बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यार पहले याद कर लो कि किसी भी एलिमेंट का आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के सबसे पहले लिखोगे कि उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फिर NS लिखेंगे, N-1D लिखेंगे और N-2F और फिर Np लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो कैसे करते। 114 है एलिमेंट था, एलिमेंट कौन सा भैया हमारा 114, एटॉमिक नंबर हमको दे दिया है। अब बताओ 114 से पहले कौन सा नोबल गैस आएगा, 86 आएगा कि 54 आएगा। इसके जस्ट पहले वाला कौन सा आएगा 86। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रेडॉन मतलब 86 लिख दूंगा, इतना हो गया। अब बताओ ये किस पीरियड में है, रेडॉन किस पीरियड में, ये सब याद होना चाहिए। रेडॉन किस पीरियड में 6th पीरियड में है। बताओ यहाँ पे रेडॉन है, रेडॉन किस पीरियड में 6th पीरियड में है। अब बताओ यहाँ पे 86, 114 वाला कहाँ पे होगा, क्या इससे पहले यहाँ पे इस पीरियड में कहीं पे होगा या यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ सब पे नहीं होगा, कहाँ पे होगा इस वाले पीरियड में होगा ना। 186 के बाद जो पीरियड आएगा, मतलब 86 के बाद जो पीरियड आएगा उसमें होगा ना, तो इस वाले पीरियड में कहीं पे होगा। तो ये कौन सा पीरियड है 7th पीरियड है, इसलिए मैं लिखूंगा n का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। तो n का वैल्यू यहाँ से हमको क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7, समझे। तो यहाँ पे लिखा है NS मतलब 7s लिखूंगा। देखो अब यहाँ पे लिखा है N-1D, यहाँ पे लिखा क्या है N-1D, n का वैल्यू कितना है 7, 7 में से गया 6 तो 6D। यहाँ पे देखो N-2 मतलब 5F, यहाँ पे Np मतलब 7P हो जाएगा। अब लिख लो। अब बताओ यहाँ पे S में 86 हो गया, 86 2 88, D में मैक्सिमम लोग कितना फिल करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। देखो 86 2 88, 88 10 98। और यहाँ पे कितना है F में, हम मैक्सिमम कितना भर सकते हैं 14। देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं हम लोग, 14 इलेक्ट्रॉन तो भर सकते हैं, ये 14 हो गया, ठीक ना। अब सब जोड़ लो 86 2 88, 88 10 98, 98 14 112 है और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 बचा। अब मिला लो, देख लो कोई आ रहा है। यहाँ पे 14 लिखा है, इसमें देखो 14 या 14 हो गया, D10 हो गया, यहाँ पे देखो 2, ठीक है ना। ये ऐसे करना था। अब तो भैया कैसे, किसी और एलिमेंट करके बताओ ये, और ये सीक्वेंस ऐसा क्यों है, बोलोगे तुम ना कि ये सीक्वेंस ऐसे मैंने क्यों लिखा है। तो ये सीक्वेंस यार इसलिए लिखा है, इसी क्रम में तुम भरो फिलिंग, नहीं तो तुम गलत भर दोगे। किसी का तब तक भरते जाओगे जब तक मैक्सिमम ना आ जाए, ठीक ना। इसका एक्सेप्शन भी है, इसका एक्सेप्शन वाले कौन कौन से हैं, एक्सेप्शन वाले ये सब हैं हमारे, क्या क्रोमियम कॉपर, ये इधर एक्सेप्शन वाले हैं जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है ना। एक्सेप्शन वाले कौन से हैं, ये सब हाईलाइटेड हैं, ये सब एक्सेप्शन वाले हैं, ठीक ना। इनका सबका अलग से ट्रिक बताया हूं क्या। अगर इन सब में अगर ये एलिमेंट है, जैसे देख लो अगर ये एलिमेंट है क्रोमियम और कॉपर, ठीक ना, ये हमारे कौन से ब्लॉक के हैं 3D के हैं, इस ब्लॉक के हैं, ठीक ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3D क्रोमियम को हम लोग जानते हैं, क्रोमियम को हम लोग क्या लिखते हैं 3D5 लिखते हैं, यहाँ पे 3D5 लिखते हैं, ठीक ना। और इसके लिए क्या 3D10 लिखते हैं, ओके। जबकि इस वाले में देखो, इस वाले केस में बोल रहा है कि इस वाले में याद कर लेना 4D3 और 4D9 पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, हम लोग नहीं फिल करते हैं। और फील्डेड हैव S1, जबकि इस तरीके से इसमें भी देख लो, जो दोनों एक्सेप्शन है, यहाँ पे हम लोग 5D8 फील्ड नहीं करते हैं, ठीक है, वहाँ पे S1 आता है। ऐसे तरीके से यार इन सब का भी एक्सेप्शन है कि ऑल है 5D0, इन दोनों में 5D0 होगा। और एक्सेप्शन कौन से, गैडोलिनियम और ल्यूटियम,
इसी केस में देखो इन सब में भी क्या होता है, ऑल हैव 6d 0, इन सब में। थोरियम में केवल होता है D2, यहाँ पे F0 हो जाता है। बाकी ये सब में देखो लिखा है कि 6d, वो लिखना है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये सब एलिमेंट में, सब में क्या होना चाहिए, 6d 0 होना चाहिए था। इसमें सब में क्या होना चाहिए, 5d 0 होना चाहिए था, केवल इसको छोड़ के यहाँ पे D1 आना चाहिए। देखो यहाँ पे D1 होगा। ल्यूटेटियम में देखो यहाँ पे D1 लिखा है, यहाँ पे भी देखो D1 लिखा है गैडोलिनियम में, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन था। देखो मैं तुमको एक एलिमेंट करके बताता हूँ, एक्सेप्शन वाला नहीं, जो जनरल एलिमेंट है। जैसे यार मैं बोलूँ अगर कि एक एलिमेंट लेते हैं 25 मैग्नीज है ना, मैग्नीज। अब इसका बताओ तो 25 मैग्नीज, इससे पहले बताओ कौन सा नोबल गैस आता है हमारा, नियॉन आता है। नियॉन मतलब 18 हो गया। अब क्या लिखेंगे, यस, NS। अब बताओ n का वैल्यू कितना आएगा, ये बताओ किस में है, 18 हमारा है 3 में, तो यहाँ पे 3 के बाद कौन सा आएगा, 4s आएगा ना, तो 4s हो गया। अब n-1d करेंगे, n-1d, तो यहाँ पे जब n-1d भैया तुम करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, n-1, n का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पे होगा 3d। तो बताओ पहले यहाँ पे कितना भरेंगे, इसमें यस में तुम्हारा हो जाएगा 2, तो कितना हो गया, 20 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया। अब इससे आगे जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा 25 हो ही गया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस में भरोगे, फिर यहाँ पे लिखते हैं n-2, या अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन बचता तो यहाँ पे लिखते हैं Np। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यार करते हैं। ओके, देखो 23 नंबर का, अगर तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से और सीखना होगा, यार मैंने ट्राई किया कि सब कुछ बता दूं, पूरे एस ब्लॉक या ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक को अच्छे से सीखना होगा, तो एक बार बता देना। इसमें भी कम से कम इसको सिखाने के लिए यार कम से कम आधा घंटा चाहिए, हाफ घंटा। अगर सीख जाओगे तो तुम्हारा एक क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। तो इसको भी सीखना होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। कम से कम इसके लिए मैं 50 तो नहीं बोलूँगा, कम से कम 25-30 कमेंट तो इसके लिए भी आ जाना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट दैट करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी के बारे में बताना है। किसके लिए, सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए। हमारे सेकंड पीरियड एलिमेंट हैं सब, उसके लिए फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी बताओ। तो हम लोग जानते हैं एक चीज, क्या जानते हो, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी के बारे में। आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव टू लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम है, वहां से इलेक्ट्रॉन को हम लोग आसानी से निकाल के हटाना है। तो देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से हटा दिए तो उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। फिर से हटा रहे हो यहाँ से तो उसको बोलते हैं सेकंड आयनेशन, ऐसे ही बोलते हैं थर्ड फोर्थ आयनेशन एनर्जी, ठीक ना। अब यहाँ से इधर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही टफ होता जाएगा, ठीक ना। और उसको बोलते हैं क्या, सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। एक देखो ऐसा कंडीशन आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुमको बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा। जैसे मान लो कि यहाँ से निकाले तो यहाँ से निकाल लिए तुम, तो यहाँ पे हमको 10 किलो जूल देना पड़ा। यहाँ से निकाले तो 15, यहाँ से निकाले 20। लेकिन अब जैसे ही इस तीसरे तक निकाल लिए और चौथा निकालने जा रहे थे, यहाँ से चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो, ठीक ना। यहाँ तक 3 तक निकाल चुके हो, चौथा निकालने जा रहे हो तो तुमको देना पड़ रहा है 20 नहीं, यहाँ पे तुमको 20 किलो कैलोरी, 20 मतलब 2000 किलो कैलोरी देना पड़ रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन नहीं निकालोगे भाई, यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना बंद हो जाएगा। तो अब मैं पूछूं कि बताओ इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा कितना होगा, तो बोलोगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना बंद कर दिया, मतलब चौथा निकालने जा रहे थे तो निकाल नहीं पाए, तो जहाँ तक निकालोगे वही उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब देखो और पढ़ लो। कह रहे हैं कि आयनेशन एनर्जी होती है जो डिफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पॉजिटिव चार्ज और इनवर्स नेगेटिव चार्ज, ये सब चीज़ें पढ़ लेना। ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी जो होती है उसका ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जनरली हम लोग जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनेशन एनर्जी बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम जाने पे, डाउन टू नीचे जाने पे वो घटता है। तो ये तो जनरली हो गया। कह रहे हैं कि अप टू फोर्थ पीरियड, याद कर लेना। यहाँ पे देखो अप टू फोर्थ पीरियड के लिए अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, याद कर लो। ये सीक्वेंस अप टू फोर्थ पीरियड, और फिफ्थ पीरियड में जनरली वही नॉर्मल हो जाता है कि लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ता है, जनरली मतलब हो ही जाता है। देखो कह रहे हैं कि फोर्थ पीरियड थोड़ा सा एक्सेप्शन है, लेकिन फिफ्थ पीरियड के बाद कुछ एक्सेप्शन नहीं है। इधर से इधर जाओगे तो बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम में जाओगे तो घटेगा, ठीक है ना। अब आप देख लेते हैं एक्सेप्शन क्या है। देखो यहाँ पे देखो एक फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो देखो यहाँ पे ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालोगे नहीं, क्यों। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं लिख लूँ। यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है,
फ्लोरीन नियॉन है। अब सबका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। देखो इसको बोलते हैं 2p6, इसको बोलते हैं 2p5, इसको बोलते हैं 2p4, इसको बोलते हैं 2p3, इसको बोलते हैं 2p2, इसको बोलते हैं 2p1, इसको बोलते हैं 2s2, इसको बोलते हैं 2s1। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन निकालना, अगर हम लोग जानते देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पहली बात तो बढ़ना चाहिए था, जनरली बढ़ना चाहिए था, ठीक है, मान रहे बढ़ना चाहिए था, लेकिन कहीं कहीं के एक्सेप्शन आ रहा है। जैसे देखो अगर यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो तो बढ़ेगा, देखो यहाँ से आसानी से निकालोगे, लेकिन यहाँ से आसानी से निकालोगे तो इसका तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसके केस में बताओ, यहाँ पे 2s2, यहाँ पे 2p1 है, तो बताओ क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि यहाँ से? भैया आसान निकालना यहाँ से हो ना, क्योंकि ये तो हाफ फील्ड भी नहीं है, पार्शियल फील्ड है, तो इसलिए इसका ज़्यादा हो गया, बेरिलियम का बोरान से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इनके केस में, इसके केस में दोनों में ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसका ज़्यादा हो गया। यहाँ पे देखो ये हाफ फील्ड है, यहाँ पे इसका और ज़्यादा हो जाएगा। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देखो ये हाफ फील्ड है, ये पार्शियल फील्ड है, तो इसलिए नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे p है, तो इसका इधर ये फुल फील्ड है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा नियॉन का, फिर फ्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन का। ये फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है, ये फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है। सेकंड का अगर केस होता तो देखो, अगर सेकंड का ही केस होता है तो अब क्या हो जाता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके होगे तुम, तो हो जाएगा यहाँ पे हीलियम आ जाएगा। लिथियम कैसे बन जाएगा, यहाँ पे हीलियम। अब यहाँ पे देखो हमारा हो गया 2s1 बचेगा, यहाँ पे निकाल चुके हो तो 2p हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे मतलब इसको 2s2 बोलोगे, अब इस वाले को एक निकाल चुके, यहाँ पे 2p1 हो जाएगा, यहाँ पे 2p2 हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा, यहाँ पे 2p4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये तो हमारा फ्लोरीन के जैसा हो जाएगा। अब देखो 2p5। अब सबसे ज़्यादा किसमें इसका किसका हो जाएगा, अभी इसका हो जाएगा, हीलियम वाले का, लिथियम का। जो हीलियम होगा सेकेंड आयनेशन एनर्जी, क्या इसका सबसे ज़्यादा बोल दोगे? नहीं, इसके कंपेयर में बोलोगे कि लिथियम का सेकेंड आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। लिथियम यहाँ पे लिखोगे, लिथियम का इससे सबसे ज़्यादा होगा सेकेंड आयनेशन एनर्जी, ठीक ना। और यहाँ पे देखो बोरॉन, सॉरी बेरिलियम था, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, बेरिलियम रहेगा। फिर लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा 2s2 है, तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे तो मैं ऐसे लिखूँगा, इसको ऐसे कर दो, यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ सबका सीक्वेंस, सेकेंड आयनेशन एनर्जी के सीक्वेंस लिख रहा हूँ। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, कार्बन। कार्बन के बाद क्या आ जाएगा हमारा, नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन कौन सा, ये हमारा नाइट्रोजन है। ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का फ्लोरीन से भी ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे फ्लोरीन तब लिखोगे, फिर ऑक्सीजन लिखोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया इस तरीके से, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा नियॉन। ये हमारा हो गया सेकेंड आयनेशन का ऑर्डर, तो ये याद कर लेना सेकेंड आयनेशन का। ये फर्स्ट आयनेशन का एंथैल्पी का ऑर्डर है, ये सेकेंड आयनेशन का। पूछ लेता है डायरेक्ट, तो कैसे बताओगे? ये क्या मैंने सही लिखा है, ये बताओ? ये तो गलत लिख दिया ना यार, ये गलत है, ये गलत है। सबसे नियॉन का, फिर फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, ये गलत हो गया। नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का मैंने देख के तो बता दिया था, नाइट्रोजन का यहाँ पे देखा नहीं, यहाँ पे बेरिलियम का ज़्यादा होगा बोरान से, तो ये वाला सही हो जाएगा, सी वाला। ये फर्स्ट के लिए सही है, ये जो मैंने लिखा है ये सेकेंड के लिए सही है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं 24। कह रहे हैं कि बताना है कि कौन सा जो अरेंजमेंट दिया गया है वो एग्री नहीं करता है, ठीक ना, जो प्रॉपर्टी इनके अगेंस्ट शो किया गया है, नॉट एग्री, ओके। तो कह रहे हैं कि जो ऑर्डर दिया गया है यार, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ये गलत है। सही क्या होना चाहिए था? सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ये कह रहे हैं कि मेटालिक रेडियस के बारे में सही लिखा गया है, हाँ, टॉप टू बॉटम जाने से बढ़ता है, तो ये तो सही है। तो नॉट करेक्ट में तो हमारा यही है, पहला वाला। देख लेते हैं इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस। ये बताओ सब कैसे हैं? पहली बात तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बताया था ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में मतलब सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन नंबर सेम हो तो जो आयनिक रेडियस होता है यार, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है निगेटिव चार्ज अपॉन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसकी साइज उतनी कम, और निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसकी साइज उतनी बड़ी। यहाँ पे देखो इसके पास निगेटिव चार्ज, इसकी साइज सबसे बड़ी। करें कि इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी बताओ, ये सही ऑर्डर दिया गया है, ये गलत है। यहाँ पे ऑर्डर क्या होना चाहिए था? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन, फिर ब्रोमीन। तो ये भी गलत है, 2 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O2 माइनस फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स फर्स्ट एंड एक्जोथर्मिक होता है, और उसके बाद जो होती है देखो एंडोथर्मिक। देखो पहली बार जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं,
डाल रहे हैं, पहली बार जब इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, एनर्जी निकल रही है, लेकिन जब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो हो जा रहा है एनर्जी ले रहा है, एंडोथर्मिक हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउटर वेट द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन तो अचीव कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जा रहा है। अभी मैंने बताया था यार एक कॉन्सेप्ट, कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जहाँ पढ़ाया था, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन और ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से ऐसा होता है कि वो पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है ना। तो वही पॉजिटिव इसलिए आया है, पॉजिटिव क्यों आया, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होना चाहिए। बाकी ऑप्शन पढ़ोगे तो ये सही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड। यहाँ पे बताना है कि सही नहीं है, यहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी इंडिकेट किया गया है, एक चीज़ याद कर लेना। एक क्या है बताओ, कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग एसिडिक, यहाँ पी के इंक्रीजिंग एसिडिक, ठीक है। अब देखो पहले कुछ चीज़ें याद कर लेना कि कोई पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें पीरियड होगा, ग्रुप होगा। तो अगर वो मेटल का ऑक्साइड है, किसकी बात कर रहा हूँ भैया मैं, मेटल की। देखो लाइन याद करो, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेटल की। अगर मैं कोई मेटल का ऑक्साइड है, चाहे वो मेटल का हाइड्रोक्साइड हो चाहे हाइड्राइड हो, मेटल 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 याद कर लेना, मेटल एलिमेंट। मेटल तो मैं बता चुका हूँ पहले क्वेश्चन में, मेटल किसको बोलोगे, किसको नॉन मेटल बोलोगे। तो मेटल का अगर ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है या हाइड्राइड है, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट गए तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेफ्ट टू राइट जाने पे देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पे, इधर से इधर जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और टॉप टू बॉटम जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। देखो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम, ये टॉप से बॉटम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा बेसिक यही है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो कह रहे हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, तो एसिडिक नेचर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वही बोल रहे हैं। अब देखो यही यहाँ पे हो गया, ओके। तो एक चीज़ याद कर लेना यहाँ पे। अब देखो, और बोला ना इधर से इधर जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ कम होता जाता है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो ये याद कर लेना मेटल के ऑक्साइड के लिए। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि एसिडिक नेचर जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोटॉन पी के, मतलब पी के नहीं है, पी के, देखो एसिडिक नेचर जो होता है के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और पी के उल्टा होता है, याद कर लेना। एसिडिक नेचर पीओएच के ज़्यादा प्रोपोर्शनल होता है, ओएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सीक्वेंस याद कर लो। अब देखो ये मेटल के लिए था ऊपर वाला, अब यहाँ पे नॉन मेटल के लिए देखो, नॉन मेटल की हाइड्राइड मेनली बात कर रहे हैं, नॉन मेटल के किसके, हाइड्राइड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं ग्रुप 14 to 17 जो होती है कोवेलेंट बॉन्ड वहाँ पे होता है। अब देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है। याद कर लो किसके लिए बोला हूँ, नॉन मेटल के भैया हाइड्राइड के लिए, नॉन मेटल के हाइड्राइड के लिए, चाहे लेफ्ट टू राइट जाए चाहे टॉप टू बॉटम जाते हैं, नॉन मेटल के हाइड्राइड के लिए एसिडिक नेचर हमेशा बढ़ता है। याद कर लो नॉन मेटल के हाइड्राइड के लिए एसिडिक नेचर हमेशा बढ़ता ही है। देखो यहाँ पे एसिडिक नेचर बढ़ा है और यहाँ पे भी एसिडिक नेचर बढ़ा है, तो याद कर लो टॉप टू बॉटम जाए चाहे लेफ्ट टू राइट जाए, एसिडिक नॉन मेटल का हाइड्राइड है तो नेचर बढ़ेगा। अब यहाँ पे रीजन सब कुछ लिखा हुआ है, रीजन पढ़ लो, ये रीजन सब कुछ लिखा हुआ क्यों यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेते हैं, यहाँ पे हम लोग साइज लेते हैं, यहाँ पे हम लोग साइज लेते हैं एसिडिक नेचर के लिए, तो ये दिमाग में रखना, ठीक ना। ये सब रीजन देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट होगा तो बताना। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ से अगर हम लोग, अब देखो ये टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ये हमारा सबसे नीचे है तो इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, तो ये तो हमारा सही है, 26 का ये वाला हमारा सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये हमारा क्या है, कोई हाइड्राइड ही है, ये हमारा क्या है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो इंक्रीजिंग कह रहे हैं पी के, गलत बात, इंक्रीजिंग के एसिडिक नेचर बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो पी के क्या होता है, कम होता है। देखो ये हाइड्राइड, तो इस एलिमेंट का हाइड्राइड, इस एलिमेंट का हाइड्राइड है, तो टॉप टू बॉटम जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है और पीके कम होता है। यहाँ पे लिखे हैं इंक्रीजिंग पीके, तो गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, मतलब के मतलब क्या, एसिडिक नेचर, तो यही गलत है, ये हमारा गलत हो गया, ये सही था। ये देखो नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो ये भी सही है।
ये कह रहे हैं कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड है, ये सब है। इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये भी याद कर लेना कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं किसी ऑक्साइड का, तो यहाँ पे +4 में है, सब +4 में है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो ये भी सही है, तो हमारा गलत देख लिया, बता दिया। अब ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस इफ आयनेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, आयनेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम अगर इतना है तो हमको बताना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, उतनी ही होगी लेकिन निगेटिव में होगी। अभी बताया था, ये वाला बताया था ना 27 पे, देखो कहाँ पे भी जहाँ बताया था ये लाइन, ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था, यहीं कहीं था, अभी आ जाएगा, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दो। ये वाली कॉन्सेप्ट अभी बताया था, ये देखो इसको समझना होता है, लेकिन तुम डायरेक्ट रट लो, इतना समझना नहीं है। अब मैं समझाऊंगा तो यार फिर वही वीडियो लेक्चर फिर बढ़ेगा 6 से 7 घंटा में। अगर अच्छे से पीरियोडिक टेबल बताओ तो बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को पढ़ाने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे का लेक्चर होना ही चाहिए, अगर अच्छे से समझा चाहते हो तो एक एक चीज़। और तुमको भी पता है उतना वीडियो लेक्चर में लेता नहीं हूँ मैं, तो केवल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है जहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन तुरंत निकल जाए, ठीक ना। कॉन्सेप्ट क्लियर तो यार नहीं हो पाएगा, तुमको भी पता है कि 1.5 घंटे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए बोलता हूँ कि जिस टीचर से पढ़ रहे होगे उनसे कॉन्सेप्ट तो अपना क्लियर करो, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है बहुत सारे लोगों से छूट गया हो, मैं करा दूंगा तुमको। तो देखो यहाँ पे बोला है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी, सोडियम प्लस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमको किसकी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी, सोडियम प्लस की। अगर आयनेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, देखो आयनेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम दिया गया है, तो अगर इतना है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव इधर चला जाएगा। तो देखो ये आ गया हमारा 28। देखो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं फिर से, वही है कि करेंगे रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, गलत कौन सा दिया गया है। तो कह रहे हैं कि हम लोग जानते हैं इधर से इधर जाएंगे, टॉप टू बॉटम या रेजिस्टिव स्ट्रेंथ बढ़ता है, सही है। कह रहे हैं फर्स्ट आयनेशन एनर्जी के बारे में क्या ये सही दिया गया है, ये सबसे ज़्यादा कार्बन का होगा, फिर बेरिलियम का होता है, इसलिए ये रॉन्ग है, ये तो गलत हो गया ना भैया। सबसे ज़्यादा कार्बन का होगा, फिर किसका होगा, ये पहले नंबर पे होगा, ये हमारा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, गलत हो गया। बेसिक नेचर देखो, सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा पोटेशियम का, हम लोग जानते हैं ना कि अभी बताया था ना टॉप टू बॉटम जाने में बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे घटता है। देखो ये दोनों आपस में है और ये दोनों, तो पहले तो ये टॉप टू बॉटम है, यहाँ पे पोटेशियम होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, सोडियम होता है, और यहाँ पे क्या होता है हमारा मैग्नीशियम होता है, यहाँ पे एल्युमिनियम होता है। तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, तो ये तो सही है। यहाँ पे देखो आयनिक रेडियस तो बता ही दिया है कि टॉप टू बॉटम में आयनिक रेडियस बढ़ता है, तो ये भी सब सही है, केवल गलत कौन सा हमारा, ये बी। ओके, ये देखो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल फॉर्म एनायंस मोस्ट रेडियली, इसमें से कौन सा जो एनायन बहुत तेजी से बना लेता है, एनायन बनाना है, एनायन मोस्ट रेडियली, बताओ कौन सा नेगेटिव वाला चीज सबसे आसानी से बना लेगा, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी से ले लेगा, किसकी, हेलोजेंस फैमिली। हेलोजेंस फैमिली की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है सबसे तगड़ी होती है, इसलिए वो एनायंस बहुत तेजी से बना लेगा। हमारा 29 का जो आंसर हो जाना भैया वो कौन सा हो जाएगा, हेलोजन। हेलोजेंस होते हैं मतलब फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर ये होते तो आंसर ये हो जाता। 30 नंबर देखो, कह रहे हैं कि एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, बताओ इसमें से कौन सा है जिसका साइज सबसे लार्जेस्ट होगा और वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर ले। चलो इसको देखते हैं, अगर ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करेगा तो इस पर -1 चार्ज आएगा, ये कैटायन बना लेगा। हमको क्या बनाना है, लार्जेस्ट आयन बनाना था, ये सबसे छोटा आयन है, ये भी छोटा आयन है। ये देखो n पे -3 है और इसका ये देखो O2 माइनस। अब बताओ सबसे बड़ी साइज पे लार्जेस्ट साइज किसकी है, लार्जेस्ट साइज सबसे बड़ी किसकी है, बताओ सब पहले तो कैसे है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। देखो क्वेश्चन 2023 में ये भी सीधा घुमा के नहीं पूछ लिया कि बताओ सबसे बड़ी साइज किसकी होगी। यहाँ पे तुमको पहले तो कॉन्फ़िगरेशन सबका करवाया है कि इसको चेंज आयन में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद साइज बताओ, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा भैया बी हो जाएगा। सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और हम लोग पढ़े हैं कि साइज जो होती है, आयनिक जो साइज होती है, आयनिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज अपन पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा उतना ही बड़ा साइज, तो हमारा बी हो जाएगा। अब क्यों मैंने हमेशा n-3 बनाया, क्योंकि n-3 बनाओगे तभी तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आएगा नियॉन का, ये नियॉन ही तभी तो बनेगा, ये भी नियॉन तभी तो बनेगा। बताओ ये 31 देखो, कह रहे हैं कि प्रिडिक्ट द फार्मूला ऑफ द स्टेबल
बाइंडिंग कंपाउंड दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट। हमको क्या बताना है, उसका एक कॉम्बिनेशन बताना है, ठीक ना, एलिमेंट का। अब दो कैसे करोगे, तो सबसे पहले कोई एलिमेंट है जैसे लिथियम। अब बताओ लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना होता है, +1 ही होता है। लिथियम तो हमेशा +1 में होता है। ऑक्सीजन ये -2 में चला जाता है, तो लिथियम और ऑक्सीजन। अब इसका +1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसका -2 जो होगा, ये -2 यहाँ पे आ जाएगा, तो Li2 बनाएगा। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम है, यहाँ पे नाइट्रोजन। मैग्नीशियम किस में आता है, 2 में आता है। नाइट्रोजन किस में, -3 में जनरली, तो यहाँ पे Mg हो गया और नाइट्रोजन लिख दो। अब Mg का 2 यहाँ पे चला गया, इसका जो 2 होता है देखो, इसका 2 यहाँ पे चला गया और इसका 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगा। इसी तरीके से तुम लोग कमेंट करके बताना। आप ये सब कमेंट करके भैया चारों बता देना, मैं तो समझा दिया तुमको। देखो सिलिकॉन का ऑक्साइड लिखा है ना यहाँ पे, Si और O। इसका बताओ कितना होता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन का होता है 4, इसका कितना होता है 2 होता है। तो इसका इसको यहाँ पे भेज दो, 4 को यहाँ पे 2 भेज दो, तो Si 4 और O2 2 से काट दो। सॉरी यार, 4 कहाँ जाएगा, Si और O था ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो काट दो, तो SiO2 हो जाता है, ठीक ना। तो बाकी अब बचा उसको तुम लोग कमेंट करके बताना। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर कह रहे हैं कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। द पीरियड इंडिकेट, जो पीरियड होता है किसको इंडिकेट करता है, हमारा पीरियड। पीरियड मतलब क्या, एन क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो हमारे क्वांटम नंबर होते हैं 4 टाइप के होते हैं। क्वांटम नंबर 4 टाइप के पढ़ते हैं ना क्वांटम नंबर भैया। एक अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा, तो घबराना नहीं है। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये हमारा जो पीरियड होता है वही होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे कोई एलिमेंट है हाइड्रोजन है। अब इस हाइड्रोजन का हीलियम ले लेता हूँ, यहाँ पे देखो हम लोग 4 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं। जो ऊपर है ये हमारा एटॉमिक मास हो गया और ये जो नीचे है एटॉमिक नंबर हो गया। क्वांटम नंबर आएगा तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए क्या गलत दिया गया है, इनकरेक्ट बताना है हमको। बताओ कौन सा चीज़ गलत दिया गया है। कह रहे हैं कि द पी ब्लॉक है 6 कॉलम। पी ब्लॉक जो होता है उसके पास 6 कॉलम होता है। बिकॉज ए मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल ऑफ द पी ब्लॉक। ये सही है, ये सही है। कह रहे हैं कि डी ब्लॉक हैज 8 कॉलम। ये गलत है। डी ब्लॉक के पास कितना कॉलम होता है, 10 कॉलम होता है, क्योंकि डी ब्लॉक के पास मैक्सिमम कितना होता है, डी में हम लोग टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ना, इसलिए। तो ये तो रीजन तो सही दे रहा था, लेकिन ये यहाँ पे 8 नहीं 10 होना चाहिए था। ईच ब्लॉक कॉन्टेन ही गलत है। ये पूछा था ना कि कौन सा इनकरेक्ट है, यही गलत है। कह रहे कि ईच ब्लॉक कॉन्टेन ए नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई। सही बात है, जितने भी ब्लॉक होते हैं उसके पास उतना ही कॉलम है जितना उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है उनके ऑर्बिटल में। देखो जैसे यहाँ पे देखो 2, एस में कितना होता है, एस में टोटल हम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए 2 ही कॉलम है। डी में हम लोग टोटल कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 10 भरते हैं, इसलिए देखो 10 कॉलम है। जो पी होता है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन टोटल कितना इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, पी में हम लोग टोटल जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं भैया वो 6 करते हैं, इसलिए तो 6 कॉलम है। और एफ में देखो टोटल, एफ में हम लोग टोटल 14 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इसलिए 14 कॉलम है ये, ठीक है। वही लाइन बोल रहा था। कह रहा है कि ब्लॉक इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो ब्लॉक होते हैं वो किसको इंडिकेट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को। फॉर द लास्ट सबसेल दैट रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन इन द बिल्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये भी सही लग रहा है कि जो ब्लॉक होते हैं इंडिकेट किसको करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को। ब्लॉक मतलब जैसे एस ब्लॉक है उसके लिए पी की एल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ब्लॉक इंडिकेट एल की वैल्यू, और फिर इसीलिए पी की वैल्यू 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, और एस एफ के लिए कितनी होती है 3। किसकी वैल्यू, एल की वैल्यू, एल की वैल्यू, एल की वैल्यू स्मॉल एल लिखना चाहिए था यहाँ पे, स्मॉल एल, एल की वैल्यू जिसे बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंस द वैल्यू एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंस द बैलेंस इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट। इसमें से जो चीज़ दिया गया है, करें एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंस द बैलेंस इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस सेल। इसमें से कौन सा फैक्टर है जो वैलेंस सेल को अफेक्ट नहीं करता है, बताओ।
तो न्यूक्लियर मास कह रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अफेक्ट करेगा, न्यूक्लियर चार्ज करेगा, न्यूक्लियर कोर इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये अफेक्ट नहीं करता है, न्यूक्लियर मास जो होती है इफेक्ट नहीं करती है वैलेंस शेल को। ओके 35 क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू द अनेसन एंथैल्पी। अनेसन एंथैल्पी के बारे में क्या गलत दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं अनेसन एंथैल्पी के बारे में क्या गलत दिया गया। कह रहे हैं कि अनेसन एंथैल्पी इंक्रीज फ्रॉम ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। अनेसन एनर्जी जो होती है हमेशा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन के थ्रू बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन अनेसन एंथैल्पी इज एक्सपीरियंस्ड ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ये भी सही है। एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय ए बिग जंप इन अनेसन एंथैल्पी, ये भी सही है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल बियरिंग लोअर एन वैल्यू इज इजियर, ही गलत है। जो इसका एन का वैल्यू जितना कम होगा वहां से इलेक्ट्रॉन हटाना उतना ही टफ होता है, तो ये गलत हो गया। 36 कह रहे हैं कंसीडर द एलिमेंट बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, करेक्ट द ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक करेक्टर। बताओ कौन अच्छा मेटल है। तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे मेटल करेक्टर बढ़ेगा, इधर से इधर जाएंगे तो कम होगा। तो बताओ पोटेशियम यहाँ पे है, पोटेशियम यहाँ पे है, बोरॉन यहाँ पे है, ठीक ना। और हमारा मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम यहाँ पे है और एल्युमिनियम है। तो बताओ पहले तो इन दोनों में सबसे अच्छा पोटेशियम होगा, फिर उसके बाद कौन मैग्नीशियम होगा, फिर उसके बाद कौन होगा एल्युमिनियम होगा, फिर बोरान सबसे कम होगा। तो पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर बोरान। ओके 37 कंसीडर द एलिमेंट BCnF एंड सिलिकॉन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर नॉन मेटेलिक करेक्टर। नॉन मेटेलिक करेक्टर के बारे में बताना भैया, बताओ इसमें कहाँ पे क्या सही दिया गया है नॉन मेटेलिक करेक्टर के बारे में। बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, बताओ कौन सा ऑर्डर सही है किसके बारे में। नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटल कौन अच्छा है बताओ, इसमें से कौन सा एक नॉन मेटल अच्छा होगा। तो अभी हमने बताया था कि नॉन मेटल कौन अच्छा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी अच्छी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉन मेटल। तो बताओ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। उसके बाद किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। ऑक्सीजन यहाँ पे है नहीं, तो हमारा हो गया ये फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखो सिलिकॉन दिया गया है, फिर सिलीनियम दिया गया, फिर तो यहाँ पे बताओ यहाँ तक का ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लोरीन हो गया, फिर नाइट्रोजन हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर बोरान, फिर सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है हमारा, सिलिकॉन भैया हमारा हो गया मेटेलॉयड। सिलिकॉन क्या होता है हमारा, मेटेलॉयड। देखो मेटेलॉयड कौन कौन होते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। मेटेलॉयड, मेटेलॉयड कौन होते हैं, मेटेलॉयड जिसे बोलते हैं जिसके पास मेटल और एंड नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर हो। तो बताओ मेटेलॉयड जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर होता है मेटेलॉयड बोलते हैं। तो मेटेलॉयड जो इस तरह से पेंटिंग किया दिख रहा है ना भैया, वही है। ये जो पेंटिंग्स है, ये वाली पेंटिंग, ये सब हमारे क्या है, मेटेलॉयड है ये वाले, ठीक है ना। तो याद कर लो ट्रिक क्या है, ट्रिक इसका था आंटी तेरी, आंटी हो गई एटी, आंटी तेरी, तेरी मतलब टी, आंटी तेरी सब और जी पुलाव। हाँ आंटी तेरी सब्जी, देखो आंटी तेरी सब्जी पुलाव, ऐसी ऐसी सी, ऐसी सी, सी मतलब क्या ऐसा ही। तो ये मेटेलॉयड हो गई, आंटी तेरी सब्जी पुलाव ऐसी सी, ट्रिक याद कर लेना, ये मेटेलॉयड होते हैं। तो अब देखो ये हमारा मेटल हो गया फ्लोरीन, सॉरी नॉन मेटल अच्छा हो गया, फिर ये हो गया कार्बन हो गया, और फिर बोरॉन हो गया, फिर बोरॉन, फिर सिलिकॉन, ये मेटेलॉयड है। बोरॉन एक नॉन मेटल है तो सी। ओके कंसीडर द एलिमेंट, ये जो दिया गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकली रिएक्टिविटी इन द टर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब देखो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा उसी की ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडाइजिंग पावर, नॉन मेटल के लिए बोल रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग पावर। और अभी और हम लोग देखे थे कौन सा करेक्टर, नॉन मेटल करेक्टर, नॉन मेटल करेक्टर। तो नॉन मेटल तो है ही, नॉन मेटल के लिए बात ही हो रही है। तो सबसे पहले इसका कितना होता है, 4 होता है। फ्लोरीन का कितना होता है, 4 होता है ना, इसका 3 होता है, 3 से ज़्यादा होता है थोड़ा सा। इसका कितना होता है, 3.5 होता है, इसका भी अप्रॉक्स 3 होता है। तो क्लोरीन और नाइट्रोजन का यार इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ा सा बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा शायद क्लोरीन का ज़्यादा कर देते हैं। तो इसलिए हमारे सबसे ज़्यादा फ्लोरीन हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। ये क्वेश्चन जो है हमारा नीट में आया था। क्वेश्चन क्या था बताओ, बताना है क्या ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताओ। स्टेटमेंट ट्रू, अनलाइक गैलियम दैट हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट
सीजियम हैज ए वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। अब जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो गैलियम के पास देखो मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, 303 है, और सीजियम के पास कितनी है, 302 है। तो बोथ गैलियम और सीजियम दोनों के पास मेल्टिंग पॉइंट यार बहुत ही कम है। 303 302 कितना ही मेल्टिंग पॉइंट होता है बताओ, कोई मेल्टिंग पॉइंट है? ये गलत हो गया, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं है तो ही लिखा है, तो ये तो गलत हो गया हमारा दोनों ही। पहला स्टेटमेंट मतलब हमारा ये गलत हो गया, हमको क्या बताना है, ट्रू स्टेटमेंट। ओके, तो हमारा तो पहला गलत हो गया। चलो दूसरा देखते हैं, ऑन पाउलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन क्लोरीन नॉट द सेम। ये सही है कि गलत है? अभी बताया था ना कि नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्स 3 होती है, इसकी भी 3 होती है, तो दोनों का ये सेम होना चाहिए था, ये भी गलत कर दिए, तो बी गलत है, तो बी गलत है यहाँ पे, तो इसी नहीं हो सकता है आंसर। और देखो ये जो आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब क्या होता था, बताया था ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो ये तो सही हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक से एक क्वेश्चन आता है, याद कर लेना, मैं बता रहा हूँ फिर से, तो सी सही है हमारा, ये सही है। और देख लेते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी, बताओ ये जो दिया गया है इनका फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी का, ये सही है कि गलत है? ये बताओ सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा तो इसका होना चाहिए था, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। तो डी जहां जहां होगा वो आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ए गलत बोल ही दिए हैं। ये देख लो, एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन लिथियम, ये भी सही है, तो ये भी सही है, तो हमारा सी और ई ये तो गलत ही हो चुका था। नेक्स्ट देख लेते हैं भैया 40 नंबर क्वेश्चन, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, कह रहे हैं कि मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम सेकंड एंड बताना है कौन सा आंसर सही है। ओके चलो बताओ। तो ये 18 से हो गया, 1865 सन लिखा है। एट प्रेजेंट टाइम पे कितने एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं? कह रहे हैं कि एलिमेंट डिस्कवर्ड ईयर और नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्कवर्ड। बताओ 1800 में कितना खोजा गया था? 1800 में भैया केवल 63 था, सॉरी 31 था। 1800 में 31 था, थोड़ा सा टाइम बढ़ा, 1865 है, तो कितना हो गया? 63 हो गया। एट प्रेजेंट टाइम पे 118 हो गया, ठीक ना। प्रेजेंट टाइम पे 118, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ एनसीईआरटी में। थोड़ा सा तुम लोग सोचोगे यहाँ पे लाइन कैसे मैंने टेढ़ कर, तो मुझे चक्कर आ रहा है, खत्म होने वाला है, लेकिन मुझे हल्का हल्का चक्कर भी आ रहा है क्योंकि लगातार पढ़ा रहा हूँ ना, 1.5 घंटा से ज़्यादा हो गया बोलते बोलते, प्यास भी लग चुकी है। चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं। कह कि वी नो बाई नाउ द एलिमेंट आर बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर। कहें 1800 में 31 एलिमेंट खोजे जा चुके थे, 1865 में यार कितने एलिमेंट खोजे जा चुके हैं? उसका डबल 63। और एट प्रेजेंट टाइम पे 114 एलिमेंट आर नोन प्रेजेंट टाइम पे, लेकिन थोड़ा एनसीईआरटी और इम्प्रूव हो रही तो 118 हो चुका, हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते ही हैं, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है, ये सब चीज़ तो हो गया यार। इतने क्वेश्चन थे, इसको मैंने अच्छे से करा दिया, इसको अच्छे से तैयार कर लेना यार। 2 टॉपिक मैंने बोला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का लोकेशन कहाँ पे है, कैसे तैयार करोगे चीज़ें। अगर तुम ये चाहते हो तो कमेंट करके बताना। ओके, अगर कमेंट कर दिए तो यार मैं बता दूंगा, क्योंकि उसको कराने के लिए आधा घंटा दोनों के लिए अलग से चाहिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो यार मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय नहीं बाय। और इसका कोई पैसा नहीं लगेगा जो मैं कराऊंगा, पैसा तो इसका देना पड़ रहा है ना, जो मैं टॉप क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ओके, तो थैंक यू।